तो महाजनपद काल क्या है, पहले यह शब्द समझ लेते हैं किसका, इसका क्या मतलब है ना। तो एक शब्द है जनपद और एक शब्द है महा। तो जनपद ही जब बड़े रूप में अस्तित्व में आ जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, महाजनपद कह देते हैं। ठीक है, महाजनपद क्या है इसका मतलब, तो नगर से है ना, कोई छोटा नगर जहाँ पर कोई एक प्रमुख शासक, और जब उसका बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तार हो जाए तो उसको हम सिंपली महाजनपद कह देते हैं। जैसे कि उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उल्लेख मिलता है ना। जनपद कौन से हैं, जैसे कि जो छोटे छोटे आपके जिन महाजनपदों के नाम ही आप सुनते हैं ना, उन्हीं में से कुछ तो छोटे जनपद के रूप में ही थे। जैसे कुरु एक जनपद के रूप में था, है ना, आगे चलकर क्या बन गया, वो महाजनपद बन गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा कि ये जनपद एक नगर थे जहाँ से शासन संचालित होता था, और आगे चलकर वो बड़े रूप में आते गए और उनको महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या है, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सिंपली यही पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद थे उस काल में, है ना। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। टोटल कितने थे उसके पहले यह जान लेते हैं। तो देखिए सब कुछ इसमें प्रॉपर लिखा हो, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आपके भारतीय इतिहास से भी जुड़ी हुई हैं। तो 16 महाजनपद थे, एक तो यह टोटल संख्या याद रखना। उसके अलावा इनमें से कितने हमारे मध्य प्रदेश में थे, तो हमारे मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद हुआ करते थे उस काल में। ठीक, मध्य प्रदेश की जो आज की सीमाएं हैं उन सीमाओं में 2 महाजनपद अस्तित्व में आते थे। कुछ महाजनपद थे जिनकी सीमाएं हमसे जरूर लगती थी, उनको भी अभी चित्र के द्वारा समझ लेंगे कि कैसा क्या कुछ है। इन महाजनपदों का उल्लेख हमको किस चीज से मिलता है कि हम तो आज कम से कम आप समझिए 2000 साल 2500 साल आगे आ चुके हैं, और 2500 साल पुरानी बातों को कैसे सिद्ध किया जाए, तो कुछ लिखित साक्ष्य मिले होंगे हमको। तो कुछ ग्रंथ हैं, जैसे कि एक ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसमें हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक, उसके साथ ही साथ जैन धर्म का एक ग्रंथ है जो कि भगवती सूत्र है। तो इन दोनों ग्रंथों से हमको 16 महाजनपदों का नाम मिलता है। इनमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये संख्या थी। उन 2 में से नाम क्या था उनका, तो एक का नाम अवंती होता था और एक का नाम चेदी था। तो ये सिंपल सी बातें थी। 2 महाजनपद जैसे कि वत्स और सूरसेन, इन दोनों की सीमाएं हमारे प्रदेश से लगा करती थी। तो इनके संबंध में हमको थोड़ा थोड़ा जान लेना है। आइए देख लेते हैं कि कौन से हमारे महाजनपद थे, कहाँ पर अस्तित्व में थे। मैप के थ्रू आपको दिखा देते हैं। ये एक भारत का पूरा मैप है और ये एक मध्य प्रदेश का है, कहाँ अस्तित्व में थे इसको हम देखते हैं। तो इसमें सारे 16 महाजनपदों की बात है, जैसे कुरु है, पांचाल है ना, इसके अलावा मल्ल है, वज्जी है, काशी है, अंग है, मगध है। मगध ये बहुत बड़ा महाजनपद था। आगे चल के जो 16 महाजनपद हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे महाजनपद एक महाजनपद में मिल जाएंगे जो कि मगध होगा, है ना। इसी को हम, इसी बिंदु को, इसी टॉपिक को हम क्या कह देते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। राइट, तो कैसे मगध साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपने आसपास के महाजनपदों को मिलाते हुए एक समय ऐसा आया कि 16 के 16 महाजनपद इसके अधीन हो गए। यानी कि वो सारा राज्य क्षेत्र एक ही महाजनपद के अंतर्गत आ गया, और वो महाजनपद का कंसेप्ट वहां से खत्म हो जाता है और मगध साम्राज्य के नाम से शासन संचालित होने लगता है। राइट, तो ये बिहार में आपका जो पटना है उसको केंद्र बनाकर मगध का शासन चलता था। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक अवंती और एक आपको चेदी दिखाई दे रहा होगा। इसको अब हम मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो ये जो मालवा का रीजन है, ये रीजन जो है अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था, और ये बुंदेलखंड का रीजन है अभी वर्तमान का, यहाँ पर आपका चेदी महाजनपद हुआ करता था। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों की भी बात कर ले। पहले तो संख्या ही याद रखना कि कितने महाजनपद थे और क्या क्या नाम था, फिर उनकी राजधानियां याद रखना, है ना। राजधानियां, जैसे अवंती महाजनपद था, इसकी राजधानियां 2 थी। एक उत्तरी राजधानी थी, उत्तरी राजधानी जिसका नाम था उज्जैनी, राइट, और एक दक्षिणी राजधानी हुआ करती थी इनकी, जो कि महिष्मती हुआ करती थी। महिष्मती, है ना, महिष्मती यह जो आपने क्या तो नाम था उस मूवी का, बाहुबली मूवी में जो महिष्मती साम्राज्य देखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वह बिल्कुल काल्पनिक था और यह वास्तविक है।
तो ये दो राजधानियां आप याद कर लीजिएगा। अवंती, इसमें से अवंती की जो राजधानी थी उज्जैनी, ये सर्व प्रमुख थी। उसके अलावा महिष्मती भी इसकी राजधानी थी, आप एक्स्ट्रा याद कर सकते हैं। और क्या इसमें से आपसे पूछा जाता है, तो पीएससी ने ये प्रश्न पूछ रखा है एक बार कि यहाँ का शासक कौन था। तो ध्यान रखना है, यहाँ का एक शासक था, बड़ा प्रसिद्ध शासक था, चंड प्रद्योत। क्या नाम था उसका? चंड प्रद्योत नाम का शासक यहाँ पर शासन करता था, जो कि बहुत पॉपुलर था। शासक तो और भी रहे होंगे, है ना, जैसे कि अवंती महाजनपद को आगे चल के मगध साम्राज्य में जब मिलाया जाएगा तब यहाँ शासन करने वाले एक राजा का नाम मिलता है नंदीवर्धन। तो शासक तो कई रहे, जिसमें से सबसे पॉपुलर शासक कौन सा था? चंड प्रद्योत था। इसके संबंध में पीएससी ने आपका प्रश्न पूछ रखा है, तो महत्वपूर्ण और हो जाता है यह। क्या और इसकी जानकारी हो सकती है? तो ये जो चंड प्रद्योत था, क्या क्या पूछा जा सकता है ना, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी आपको 16 महाजनपद पढ़ने पड़ते हैं, तो उसमें भी इनकी जानकारी काम की है। तो चंड प्रद्योत जो था उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, तो अभी मैंने क्या दिखाया आपको, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में यहाँ पर एक वंश शुरू होता है जिसका नाम था हर्यक वंश, और हर्यक वंश के कुछ शासकों में एक शासक था जिसने शुरुआत की थी इसकी, उसका नाम था बिंबिसार। इसी का पुत्र बिंबिसार को मारकर शासक बनता है, इसका नाम था अजातशत्रु, राइट। तो ये जो चंड प्रद्योत था ये बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के ही समकालीन था, ये महत्वपूर्ण बात है। ये लोग एक दूसरे से टकराने से डरते रहते थे। अवंती बहुत शक्तिशाली आपका महाजनपद था, ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए हमको इसका शासक भी देखना पड़ रहा है। चंड प्रद्योत के काल में बहुत शक्तिशाली सेना यहाँ पर रहा करती थी। इसका एक और नाम भी मिलता है, तो आपको याद हो जाएगा, इसका नाम मिलता है एक महासेन। और ये महासेन जो मिलता है नाम इसी कारण से मिलता है क्योंकि इसके पास बहुत विशाल सेना थी, तो उस विशाल सेना के कारण इसका एक और नाम हमको क्या दिखाई देता, महासेन। तो जैसे कि बिंबिसार है, बिंबिसार ने ही क्या किया था, मगध साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया था। मगध के बगल में ही आप मुंगेर और भागलपुर वगैरह जो रीजन देखते हैं बिहार में, पूर्वी बिहार का ये क्षेत्र है, यहाँ पर एक अंग महाजनपद हुआ करता था। तो सबसे पहला जो महाजनपद आपको मिला मगध में वो अंग महाजनपद ही था। पर उस टाइम पर थोड़ा सा जो शासन संचालन होता था वो नैतिकता को देखकर किया जाता था कि किसी पर अनावश्यक आक्रमण नहीं किया जाता था, और ऐसे ही बस साम्राज्य बढ़ाने के लिए किसी को भी मारा काटा नहीं जाता था, है ना। तो इसने सब शासकों को बिंबिसार ने आसपास अपने समर्थन में लेने का प्रयास किया। तो इसने क्या किया था कि जो अवंती इस काल का शक्तिशाली महाजनपद था, ये विरोध कर सकता था कि आपने क्यों उस पर विजय प्राप्त कर ली, भाई क्या कैसा है, हम आप पर आक्रमण कर देंगे, ऐसी कोई बात हो सकती थी। तो इसको अपने साथ लेने के लिए एक बार क्या हुआ था कि चंड प्रद्योत बीमार हो गया था, इसको हो गया था पांडु रोग। अब रोग कौन से होते थे, भारतीय इतिहास में कुछ नहीं मिलता था, तो उसको हर रोग को, शायद यही रहा भी हो, पांडु रोग नाम दे देते थे, है ना, इतिहास में, और आप अच्छे से समझ लेना बच्चों। पांडु रोग दे दिया करते थे उसका नाम। ये रोग पीलिया से रिलेटेड, मतलब पीलिया रोग को ही उस टाइम पर क्या कहते थे, पांडु रोग। तो पांडु रोग इसको हो गया जो ठीक नहीं हो रहा था, तो मगध से क्या किया गया था, एक बहुत बड़ा राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, यह ध्यान रखना। तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसको ठीक करने के लिए भेजा था, और वह ठीक करने में सफल भी हो गया था, जिससे क्या है कि बिंबिसार के और चंड प्रद्योत के संबंध बहुत अच्छे हो गए थे, और उसने कुछ नहीं बोला जब अंग पर विजय प्राप्त की गई, राइट। एक बात ये हो गई। ये अजातशत्रु से आगे चल के इसके संबंध खराब हो जाते चंड प्रद्योत के, ठीक। तो इसको आपको अब जानने की जरूरत नहीं, वो भारतीय इतिहास में आप देखते रहना। यहां पर जो हमारे काम की बात थी, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक ने चंड प्रद्योत को ठीक करने के लिए अपने राजवैद्य को भेजा था, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान रखना, बिंबिसार ने भेजा था, किसको भेजा था, जीवक को भेजा था, क्लियर। एक और बात याद रखना, यहाँ पर ये संक्षिप्त की बातें थी, इसको मिटा देता हूं। आपको बगल में एक महाजनपद दिखाई दे रहा होगा, वत्स महाजनपद, ये दिखाई दे रहा है वत्स महाजनपद। आज का जो इलाहाबाद यानी प्रयागराज वाला क्षेत्र है, कौशाम्बी प्रयागराज जो जिले हैं, वहां पर ये जो महाजनपद था उन क्षेत्रों पर मतलब आपका उसका क्षेत्र था, आपका इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र वत्स महाजनपद कहलाता था। यहां का एक शासक याद रखना, उदयन, उदयन, ऐसा ही नाम याद रखना, उदयन। एक और शासक अजातशत्रु के बाद यहां पर बनता है उदायन, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये उदायन अलग है और ये उदयन अलग है। वत्स महाजनपद इलाहाबाद के आसपास था, ठीक। इसकी कौशाम्बी राजधानी हुआ करती थी। तो उदयन और यहाँ चंड प्रद्योत के बीच भी कुछ संबंध हुए। क्या हुए, इसकी एक पुत्री थी चंड प्रद्योत की जिसका नाम था वासवदत्ता।
वासवदत्ता और उदयन का प्रेम प्रसंग प्रसिद्ध है ना, प्रणय गाथा इनकी प्रसिद्ध है। क्या था? तो चंड प्रद्योत थोड़ा सा एक उदयन जो था एक व्यक्ति, उसको वीणा बजाने की एक कला प्राप्त थी, जिससे वह हाथियों को सम्मोहित कर लेता था और उससे क्या होता था, काफी युद्ध में ये कला काम आ जाती थी, है ना। हाथियों को आकर्षित करने की कला काफी काम आती थी, प्राचीन काल की बात है, और हाथी सेना में अवश्य ही शामिल होते थे। तो ये आपका चंड प्रद्योत सीखना चाहता था। अब ये चंड प्रद्योत इस सीखने के क्रम में उदयन को गुरु मानने के लिए तैयार नहीं था कि उदयन से मैं सीखूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, है ना, थोड़ा एटीट्यूड था उसका। तो उसने सोचा कि अपनी पुत्री को सिखवा देता हूं उससे। तो उदयन आया करता था, कभी सिखाता था, और कभी पुत्री तो नहीं जाती थी, उदयन ही आता था, सिखाता था यहाँ। और इनके बीच में प्रेम हो गया, और एक समय ऐसा आया कि उदयन इसकी पुत्री वासवदत्ता को लेकर भाग निकला, है ना। बाद में इनके ठीक ठाक संबंध हो गए। इस पर एक ग्रंथ लिखा गया है, स्वप्न वासवदत्ता। ये ध्यान रखना, पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्ता। स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखा है? तो भास नामक एक लेखक हुए, बहुत पॉपुलर है ये भी, इन्होंने ये बात लिखी है। तो ये जो भी अवंती से जुड़ी हुई जानकारियां थी संक्षिप्त में यही है कि इसकी राजधानियां क्या थी, उज्जैनी, और आपका दूसरी राजधानी महिष्मती थी। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत हुआ। यहाँ ये चंड प्रद्योत के संबंध किससे थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु इसके समकालीन थे और इनसे कुछ संबंध स्थापित किए इसने, कहानी अभी मैंने सुना दी। वत्स महाजनपद से इसके संबंध थे, कैसे थे संबंध वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बात और याद रखना, बुद्ध के भी समकालीन था, है ना, महात्मा बुद्ध भी इसी काल के हैं, बुद्ध के भी यह समकालीन था। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार कि यह शासक निम्नलिखित में से किसके समकालीन था। ठीक, तो ये बातें कुछ थी अवंती की। ये थोड़ा सा बड़ा महाजनपद था, शक्तिशाली था, इसलिए बात बता दी इतनी सारी। चेदी के बारे में कम जानकारी प्राप्त होती है, कम लेख प्राप्त हुए हैं, लोगों ने बहुत कुछ नहीं लिखा इसके बारे में, क्योंकि ये कमजोर था, छोटा था। ठीक, इसके तो शासकों का भी नाम नहीं मिलता हमको कि कौन कौन यहाँ के शासक हुए। एक बात याद रखना, अवंती महाजनपद जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष चल रहा है, अंग को उन्होंने जीत लिया बिंबिसार ने, आगे चल के अजातशत्रु आएगा और वैशाली और वज्जी जैसे उनको अपने मगध साम्राज्य में मिलाने की कोशिश करेगा मिलाएगा ही, और आगे चल के फिर सारे ही महाजनपद उसमें मिलना है, तो अवंती भी कहीं ना कहीं मिलेगा जाकर उसमें मगध साम्राज्य में। पर यहाँ पर फिर हर्यक वंश समाप्त हो चुका होता है। हर्यक वंश के बाद एक और वंश उदय होता है, एक और वंश का उदय होता है शिशुनाग वंश का। इसका संस्थापक शिशुनाग ही था, और इस शिशुनाग ने क्या किया, आगे चल के अवंती को अपने मगध में मिला लिया। तो ये कभी पूछ ले कि अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था, तो शिशुनाग था। यह बात भी आप और एक्स्ट्रा तौर पर याद रखना। ठीक, चलिए, चेदी कमजोर था, तो अवंती के पहले निश्चित ही है कि चेदी को भी उसने ही मिला लिया होगा या किसी ने मिला लिया होगा, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक, चलो बात करें अब चेदी की। तो चेदी का क्षेत्र क्या था? चेदी का क्षेत्र था अपना बुंदेलखंड। चेदी का क्षेत्र क्या था? बुंदेलखंड। इसकी जो राजधानी थी वह याद रखना, आपको इतना ही महत्वपूर्ण है, राजधानी याद रख लें आप, सुक्तिमती। क्या नाम था इस राजधानी का? सुक्तिमती। अब ये कौन सा नगर है, कहां पर यह हुआ करती थी, ऐसा कोई भी हमको प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। आजकल के इतिहास ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि ये जो सुक्तिमती है केन नदी का पुराना नाम था। केन नदी आपको पता है कटनी के उत्तरी क्षेत्र से कैमूर पर्वतों से उद्गमित होती है और पन्ना और छतरपुर में होते हुए जाकर आपकी यमुना से मिल जाती है। तो ये जो केन नदी है उसका ही प्राचीन नाम सुक्तिमती था। तो कहीं ना कहीं यह नगर भी केन नदी के किनारे ही अस्तित्व में रहा होगा, पर उसका कोई अभी ये नहीं है कि यह नगर ही प्राचीन काल का सुक्तिमती था, ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं मिला है अब तक। तो बस चेदी के बारे में इतना ही। चेदी जो आपका महाजनपद था वो आप उसकी राजधानी सुक्तिमती थी। तो महाजनपद में इतना ही महाजनपद काल में हमको एमपी के दृष्टिकोण से देखना है। दो पड़ोसी राज्य थे हमारे, एक वत्स महाजनपद, उसकी जानकारी दे दी, कौशाम्बी उसकी राजधानी थी, और इलाहाबाद और आपके कौशाम्बी जिले के आसपास वो उसका क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पर आपको सूरसेन महाजनपद ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, राइट, आज मथुरा जिला भी है वहाँ का। तो मथुरा के आसपास का ही रीजन कहीं ना कहीं सूरसेन महाजनपद था और उसकी राजधानी मथुरा थी, इतना याद रखना है, जिसकी सीमाएं हमारे मध्य प्रदेश से लगती थी। क्लियर? चलो अगले हिस्से पर चलते हैं। अगले हिस्से पर चलने से पहले फिर से आपको कुछ बातें बता दें कि हम कहाँ चल रहे हैं। तो आपको कल ही अभी ही मैंने बताया है कि हम लोग पढ़ रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसवी पूर्व की बातें। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था
कि इस काल में हम जो पढ़ते हैं वो धार्मिक आंदोलन पढ़ते हैं, द्वितीय नगरीय क्रांति पढ़ते हैं, महाजनपद काल पढ़ते हैं और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ते हैं। तो महाजनपद काल तो हमने देख लिया, इतिहास में भी आप इसको पढ़ेंगे 16 महाजनपदों के बारे में। फिर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में क्या पढ़ते हैं, तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में यही जो महाजनपद काल खत्म होने वाला है उसी में से ये महाजनपद ही थे, मगध वगैरह। तो मगध का कैसे उत्कर्ष होने लगता है, कैसे वो एक बड़े साम्राज्य के रूप में, मौर्य काल में देखोगे तो मगध पूरा एक राज्य के रूप में सामने आ जाएगा, एक साम्राज्य के रूप में सामने आ जाएगा। तो मौर्य तक पहुंचने से पहले क्या क्या हुआ यहाँ पर, तो हर्यक वंश जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे शासक रहे। इसके बाद शिशुनाग वंश आता है जिसमें सबसे प्रमुख शासक शिशुनाग रहता है, एक और इसका कालाशोक नाम का शासक रहता है। इसके आगे चलकर एक नंद वंश आता है। कौन सा वंश आता है, नंद वंश। कौन कौन से नाम है मैं एक बार बता देता हूं आपको ताकि चीजें स्पष्ट रहें। तो यहां हर्यक वंश हमने देखा, मगध का पहला वंश हर्यक वंश। तत्पश्चात यहां पर कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश। अब यहीं से वो बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका था और शिशुनाग के काल तक आते आते तो पूरे ही भारत पर लगभग जो भी छोटी बड़ी आपके छोटे बड़े महाजनपद थे वो शामिल हो गए थे। इसके बाद आपका आता है नंद वंश, और नंद वंश तक आपको पता होगा कि लगभग जो भारत में महाजनपद आते थे, क्योंकि कुछ महाजनपद पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी हैं, जैसे कि गांधार और आपका एक और महाजनपद था तक्षशिला, है ना। तो वो वाले महाजनपद जो थे वो आपके क्या हो गए थे पाकिस्तान वाले रीजन में थे, तो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन भारत के भीतर जो स्थित महाजनपद थे वहां तक मगध अब पूरा एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इसमें आपने शासक का नाम सुना होगा घनानंद का या धनानंद का, है ना, नंद वंश में। तो धनानंद भाई इस टाइम पर अब सबसे बड़ा और बड़े साम्राज्य का मालिक था। इसी टाइम पर सिकंदर का आक्रमण होता है। पर यह आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, एमपी से जुड़ी हुई इसकी कोई घटना है क्या, तो नहीं है कोई घटना, इसलिए हमको इसको देखना भी नहीं है, इसलिए तो इनको स्किप कर रहे हैं। नंद वंश के पश्चात अब यहाँ पर क्या शुरू होता है, आपको पता है कि घनानंद या धनानंद को कौन पराजित करता है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करते हैं, ना। चाणक्य मेन तो चाणक्य ही थे उसमें। चाणक्य ने उनके दरबार में चोटी खोली थी कि अब तुम्हारे जो वंश को मैं समूल रूप से नाश कर दूंगा, क्योंकि उसने कुछ बेइज्जती की थी। सिकंदर का आक्रमण हो रहा था पश्चिमोत्तर भारत में, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से, और ये घनानंद अपनी विलासितापूर्ण जीवन जी रहा था, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो चाणक्य इससे बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने कहा था कि तुमको तो मैं नाश कर दूंगा समूल। समूल मतलब कुल के साथ, उसका परिवार का एक सदस्य नहीं बचता है जब चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण होता है, वहां पर घनानंद का वंश समाप्त हो जाता है। तो ये नंद वंश के बाद अब कौन सा वंश आ जाएगा आपका, मौर्य वंश। अब यहां से हमको मध्य प्रदेश में आगे बढ़ना है। समझ में आ गए, हम क्रम से चल रहे हैं जो जो भारतीय इतिहास में पढ़ते जा रहे हैं। पाषाण काल पढ़ा, ताम्र पाषाण काल पढ़ा, लौह युग पढ़ लिया, वैदिक संस्कृति पढ़ ली, हड़प्पा काल की बात कर ली, जो आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं। कुछ हमसे जुड़े थे, कुछ नहीं जुड़े थे, जो नहीं जुड़े थे उनको नहीं पढ़ा। आगे चल के हमने महाजनपद काल भी देख लिया। द्वितीय नगरीय क्रांति से हमको कोई मतलब नहीं है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। भारतीय इतिहास में पढ़ना, आप एमपी में हम पढ़ रहे हैं। तो अब इनको स्किप करते हुए हमको कहाँ चलना है, मौर्य काल में, राइट। क्योंकि मौर्य जो वंश था उसके कई शासक थे जिनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से था। उसमें भी जो अशोक नाम के शासक हुए, अशोक महान, उनका संबंध तो बहुत सारा है हमारे मध्य प्रदेश से। वो यहाँ के राज्यपाल भी रहे और यहाँ राज्यपाल रहते हुए कई सारे उन्होंने अभिलेख भी लिखवाए, कुछ राज्यपाल रहते हुए भी करवाए और कुछ काम फिर जब वो शासक बने तब भी यहाँ पर करवाया उन्होंने। ठीक, तो आइए जानते हैं मौर्य वंश के बारे में, हमारे मध्य प्रदेश का उनसे क्या संबंध रहा और जो भी तथ्यात्मक जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। मौर्य वंश, ठीक, तो ये किस काल में आते हैं, मौर्य वंश का काल कौन सा था, किस टाइम पर अब हम पहुंच चुके हैं, ये देख लीजिए। यहां पर ये 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। किस काल की बात है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात है। मतलब ये लगभग 400 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक का जो काल होता है उसे हम 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल कहते हैं। मतलब इसी में से कहीं किसी काल में, किसी बीच में हमारे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई होगी। तो अब आप 4वीं शताब्दी भूल सकें तो भूल जाइए, सीधे एग्जैक्ट डेट ही याद रख लीजिए, 322 ईस्वी पूर्व, है ना। 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य शासक के रूप में गद्दी पर बैठते हैं मगध की। ठीक, तो यहां से काल शुरू होता है आपके मौर्यों का, आपके भारत में। यह जानकारी किस ग्रंथ के हिसाब से है, दीपवंश के हिसाब से। इस समय
संक्षिप्त में बात करें हम तो मौर्य वंश के काल में, मौर्य काल में जो है तो आपके 4 राज्य हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, बड़े बड़े होते थे क्योंकि इनका राज्य तो बहुत बड़ा हो गया था। तो उसमें से 4 राज्यों में इन्होंने अपने साम्राज्य को बांट लिया था। कितने में बांट लिया था? 4 प्रांतों में अपने राज्य को क्या कर लिया था? बांट लिया था। और उसमें से एक प्रांत जो था वो हमारा अवंती प्रांत ही था। इतना बड़ा साम्राज्य था आपका, देख लीजिए मौर्य साम्राज्य है ना। यहाँ अफगानिस्तान आपको पता होगा ना, सेल्यूकस निकेटर से युद्ध वगैरह किए थे तो पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर उनको कब्जा मिला था, है ना। अफगानिस्तान तक, इधर अब ईरान तक सीमाएं हमारी पहुंच गई थी। आप ये समझ लीजिए, इधर ईरान तक और इधर आप पश्चिम बंगाल तक देख ही पा रहे हैं, और दक्षिण में कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश तक पहुंच गए थे अपन, ठीक। और उत्तर में तो हिमालय ही था। तो इतना बड़ा साम्राज्य था, इसको 4 भागों में उन्होंने 4 राज्यों में बांट रखा था, जिसमें से एक राज्य हमारा कौन सा था? ये अवंती वाला, ठीक। तो एक राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा मौर्य काल में। अब मौर्य काल के जो शासक जैसे कि बिंदुसार हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन चलता है इनका। इस काल में सिंपली इतना ही याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हमारा जो अवंती है मध्य प्रदेश का एक रीजन था, और यह किसके, उनके एक राज्य के रूप में हमारे यहाँ पर अस्तित्व में था। क्या कुछ किया चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे एमपी से जुड़ी हुई बातों में? तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ना कोई अभिलेख मिलता है, ना कोई सिक्का मिलता है, ना कोई आपको स्तूप मिलता है। तो जब कोई घटना ही नहीं है तो उसको हमें स्किप करना होगा। बस इतना ही याद रखना कि प्रांत के रूप में अस्तित्व में था। दूसरी बात, ये दूसरे शासक जो आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक शासन करते हैं। और ये बिंदुसार जो थे, इनके काल में भी सेम यही स्थिति थी कि एक प्रांत के रूप में अवंती महाजनपद या अवंती का जो क्षेत्र था, मालवा क्षेत्र कहिए आज उसको, वो जो क्षेत्र था वो अस्तित्व में बना रहा। और यहाँ पर कोई घटना, तो घटना के रूप में आप इतना याद कर सकते हैं कि बिंदुसार के काल में अशोक यहाँ के प्रांतपाल थे। प्रांतपाल का मतलब आप ऐसा समझिए कि देखो राज्य जैसे बटे हुए थे ना, तो एक जगह से केंद्र में बैठकर, जैसे आप समझो कि मोदी जी जो है वो सारे ही पूरे देश को कवर कर लें, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, सब जगह उनका ध्यान तो नहीं पहुंच पाएगा ना। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग हमने क्या व्यवस्था अपना रखी है, संसदीय शासन प्रणाली अपना रखी है, और हमने अपने देश को राज्यों के रूप में बांटा है। और छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री परिषद बना देते हैं, जिससे वहां का शासन संचालन अच्छे से हो पाता है, विकास के कार्य अच्छे से हो पाते हैं। तो ऐसे ही उस काल में भी राजा क्या करते थे, प्रांतपति या प्रांतपाल या के गवर्नर नियुक्त कर देते थे, जो वहां स्थानीय स्तर पर अपना काम करते थे। कई बार विवाद होता या कुछ और स्थिति होती, युद्ध लड़ना है, क्या करना है, कहीं आक्रमण करना है, तो फिर कहीं ना कहीं अनुमति केंद्रीय सत्ता से लेनी पड़ती थी। बाकी लगभग जो एक राजा को अधिकार रहते हैं वो सारे अधिकार एक प्रांतपति को रहते थे उस काल में, यह आप याद रखिएगा, ठीक। तो एक राजा के जैसे ही होते थे। अब ये अशोक यहाँ पर आ गए आपके, है ना, उज्जैनी में प्रांतपति के रूप में आ गए आपके। यहाँ पर उन्होंने कुछ काम भी किए उस काल में, जैसे कि विवाह किया। किससे विवाह किया? तो श्रीदेवी नाम की एक कन्या थी, जो कि एक वैश्य कन्या थी। कहाँ की वह? तो विदिशा की थी वह। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये कहानियां सुनिए, सीधे तथ्यात्मक जानकारी लिखी हुई है, वो मैं आपके लिए रीड कर दूंगा, ठीक। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है बिंदुसार के काल तक का। के चंद्रगुप्त के काल में क्या था कि यह एक प्रांत के रूप में था, कोई यहाँ का प्रांतपति रहा होगा। बिंदुसार के काल में अशोक यहाँ का प्रांतपति बनता है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अशोक तो महान होते हैं आगे चलकर, तो उनकी बात करना जरूरी है। यहाँ वो विवाह भी करते हैं, किससे? वैश्य कन्या श्रीदेवी, जिसका एक और नाम मिलता है महादेवी। तो एक तो लड़की का नाम याद रखना जिससे विवाह हुआ, श्रीदेवी या महादेवी। कहाँ की थी वह? तो विदिशा की थी, यह भी आपको याद रखना होगा। और वैश्य कन्या थी, यह भी एक विशेष बात है। कहीं भी आप उल्लेख देखेंगे तो वैश्य कन्या श्रीदेवी ऐसा लिखा मिलेगा आपको। तो ये बिंदुसार की काल की बात है। अब आ जाते हैं अशोक के काल में। तो अशोक के काल में भी हमारा जो अवंती प्रांत था या अवंती था, वो एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में तो था ही, साथ ही साथ अब यहाँ पर हमको कई सारे अभिलेख, कई स्तूप और कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं अशोक के काल के। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ये अभिलेख कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में, इस अभिलेख का निर्माण किसने करवाया है, किसने खोजा है, ऐसी सारी जानकारियाँ आपसे पूछी जाती हैं। तो चर्चा हमको उन्हीं की करना है, आइए कर लेते हैं। तो ये मौर्य काल हम देख रहे थे, इसमें अवंती नामक एक प्रांत के रूप में मौर्य साम्राज्य का एक भाग था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। एरण, बेसनगर, महिष्मती, उज्जैनी, त्रिपुरी, ये कुछ नगर थे मौर्य काल के, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के आज नगर हैं।
जैसे कि एरण कहाँ है, सागर में है, बेसनगर विदिशा है, महिष्मती महेश्वर जो आज का है खरगोन में, उसके अलावा उज्जैनी उज्जैन आज का, और त्रिपुरी ये जबलपुर में स्थित है भेड़ाघाट के निकट। तो ये कुछ नगर थे उस काल के प्रसिद्ध, जो कि कहीं न कहीं व्यापारिक केंद्र थे या कि धार्मिक केंद्र थे, तो इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। अब आइए बात कर लें हम अपने काम की चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये अशोक का काल था, अशोक की बात बता दी मैंने आपको यहाँ तक, और अब हमको क्या जानना है, उसके अभिलेखों को जानना है कि कहाँ पर कौन कौन से अभिलेख और कहाँ पर कौन कौन से स्तूप हमको प्राप्त हुए हैं। तो गुर्जरा अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसके बारे में खूब प्रश्न आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यह एक विशेष अभिलेख है जिसमें कुछ खास जानकारियां मिलती हैं, वह भी पूछा जाता है आपसे। तो गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर स्थित है, पहली बात तो यह याद रखिएगा दतिया में स्थित है। कहाँ स्थित है, दतिया में स्थित है। दतिया में एक पहाड़ी है, टीला जैसा है एक, वहां पर यह अभिलेख आपका लिखवाया गया है। अभिलेख देखो 3 प्रकार के होते हैं। अभिलेख एक बड़ा शब्द है, उसके अंदर 3 भाग में आप उसको बांट सकते हैं। एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख, और एक होता है गुहालेख। तो अभिलेख मतलब कोई भी लेखन करवाना है ना, और कहाँ करवा रहे हैं उसके आधार पर हम उसको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है शिलालेख, मतलब चौड़े पत्थर पर शिलापट्ट पर क्या कर दें हम, कुछ जानकारी अंकित करवा दें, वो शिलालेख हो जाता है। किसी स्तंभ को गड़वाएं, स्तंभ मतलब एक खंबा ले लो, पत्थर के उस टाइम पे यूज करते थे, उस खंबे पर हम कुछ लिखवा दें तो वो स्तंभ लेख है। गुहा, गुफाओं की दीवार पर कुछ हम लिखवा दें तो उसको कहते हैं गुहालेख। गुहा मतलब गुफाएं, है ना। तो इस तरह के हमको क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, हमारे मध्य प्रदेश थे। तो ये क्या था, हमारा जो गुर्जरा अभिलेख था वो एक शिलालेख है। और इस अभिलेख में खास बात क्या है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। काहे जानकारी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको इससे पहले भी कई अभिलेख शिलालेख मिल चुके थे, लेकिन उसमें अशोक का नाम जो है तो उपाधि बस मिलती थी, देव नाम प्रियदर्शी अशोक, राइट। तो देव नाम प्रियदर्शी अशोक, ये अशोक नहीं, देव नाम प्रियदर्शी कि कुछ मान लो उसने आदेश दे रखा है अपनी जनता को कि आज से मांसाहार नहीं करना है, तो उसमें किसके अनुसार लिखा रहता था, देव नाम प्रियदर्शी के अनुसार। तो अब हमारे इतिहासकार कंफ्यूज थे भाई कि अशोक ही था कि नहीं था, है ना। बिल्कुल बातें या काल वगैरह तो सब डिसाइड कर लिया उन्होंने कि यही काल है, लेकिन क्या पता कुछ और हो, कोई और शासक रहा हो, इतनी 2500 पुरानी बातें हैं। तो आगे चलकर हमको क्या मिलता है, गुर्जरा अभिलेख खोजा जाता है, और गुर्जरा अभिलेख में पूरा नाम लिखा होता है देव नाम प्रियदर्शी अशोक राजस। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो देव नाम प्रियदर्शी जो उपाधि मिल रही थी, ये अशोक की ही बात की जा रही थी। अब हमको यह पता चल गया कि अशोक के ही सारे के सारे अभिलेख जो हमको मिल रहे हैं इस नाम से, वो अशोक के अभिलेख हैं। क्लियर। तो ये अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, यह ध्यान रखना, दतिया के गुर्जरा अभिलेख में। एक और अभिलेख है कर्नाटक में मास्की में, तो उससे भी अशोक का नाम अशोक मिलता है। आगे चल के खोजें होती नहीं, क्या पता और मिल जाए हमको और उसमें भी मिल जाए, पर अभी के लिए तो यही महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख को स्थानीय स्तर पर सिद्धों की टोरिया कहा जाता है। सिद्ध मतलब अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, टोरिया का मतलब उस टीले से ही है। तो अच्छे लोगों का एक टीला या जगह जो होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं आप, सिद्धों की टोरिया, वो स्थानीय लोग कहते हैं ना। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात थी किसकी, गुर्जरा अभिलेख की। तो ये इसमें ही डिटेल महत्वपूर्ण थी। शेष जो अभिलेख है वो महत्वपूर्ण नहीं है आपके, उनकी लोकेशंस बस इंपॉर्टेंट है कि ये अभिलेख हमको मध्य प्रदेश में कहाँ से मिला, अभिलेख कैसे थे, कैसा दिखता था। तो ये ऐसी एक लोकेशन है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो एक संस्था है आपका, ये इसको संरक्षित करती है। जो भी हमारे पुरातात्विक या ऐतिहासिक चीजें होती हैं उनको संरक्षण का कार्य ASI करता है। एक ऐसी बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर क्या है, एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है, और इसमें ही यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, जूम करते हैं तब समझ में आता है। ये एक नादान सा बालक इसको देख समझ रहा है। अशोक के गुर्जरा अभिलेख के बारे में कुछ जानकारियां भी लिखी हुई हैं। ठीक, चलिए वापस चलते हैं, अन्य अभिलेखों को देख लेते हैं। गुर्जरा के बाद एक और पॉपुलर अभिलेख हमारा मिलता है, रूपनाथ अभिलेख। कहाँ स्थित है यह, तो कटनी में स्थित है। आप जब वैकल्पिक पुस्तकों को लगाएंगे तो आपको मिलेगा कहीं कहीं जबलपुर, है ना, क्योंकि आज तक उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो जबलपुर पहले जो था वो कटनी मतलब जो जबलपुर का ही भाग था, एक जबलपुर पूरा जिला था जिसके अंदर कटनी भी आता था, बाद में कटनी जिला बन गया अलग से। तो
पहले जबलपुर ही ये तथ्य चलता था, लेकिन आज तक अब क्या करते, या कि दूसरे राज्य के बड़े बड़े इतिहासकार हैं भैया, वो इतना डीप में तो नहीं गए, वो बस इतना समझ लिए कि बस जबलपुर में मिलता है, या कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो पुराने लेखकों की किताबें पढ़ते हैं और पुराने लेखकों ने क्या लिख रखा है कि जबलपुर में स्थित है, तो उनको ही पढ़कर वो चीज़ें क्या कर लेते हैं, कॉपी कर देते हैं और उससे वही पॉपुलर चलता रहता है कि जबलपुर में है, जबलपुर में है, जबकि ये वास्तव में अब कहाँ है, कटनी में है। तो ये तथ्य थोड़ा सा सुधार लेना है आपको। फिर है पानगुराड़िया अभिलेख। तो ये पानगुराड़िया अभिलेख कहाँ पर स्थित है, सीहोर में स्थित है ना। पानगुराड़िया के पास ही सारो मारो है, मतलब ये पानगुराड़िया और सारो मारो एक ही जगह है, एक ही हो सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना है ना। तो आपसे अलग अलग पूछा जाता है, इसलिए अलग अलग यहाँ लिखा है। तो पानगुराड़िया अभिलेख है सीहोर में और सारो मारो शिलालेख है सीहोर में। इन दोनों को आपको पृथक पृथक याद रखना है। अगले अभिलेख की बात करें, या स्तंभ लेख एक्चुअली है, तो ये सारो मारो जो है ये आपका शहडोल में है ना। एक सारो मारो शिलालेख कहाँ हो गया, सीहोर में, और एक सारो मारो अभिलेख कहाँ हो गया, शहडोल में। अब इसमें क्या है जो मैंने आपको बोला कि बता दूंगा, तो एक है स्तंभ लेख और एक है शिलालेख। पुस्तकों में आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी एक का नाम लिखा रहता है कि सारो मारो अभिलेख, और कहीं से शहडोल मिल जाएगा, कहीं लिखा रहेगा कि आपका सीहोर में है। तो ये दोनों में अशोक के ही अभिलेख हैं ये, लेकिन अलग अलग जगहों से मिले हैं और ये अलग अलग चीज भी हैं। जो सारो मारो सीहोर में है वहां पर हमको क्या मिलता है, अशोक का शिलालेख मिलता है। शिलालेख मतलब चौड़े शिलापट्ट पर लिखी गई कुछ बातें, और जो स्तंभ लेख है एक लंबे स्तंभ पर, पाषाण के बने स्तंभ पर जो लिखी गई बातें होती है स्तंभ लेख है। तो ये स्तंभ लेख है और शहडोल में है, ये शिलालेख है और सीहोर में है, ये ध्यान रखिएगा। एक और छोटा सा अभिलेख याद कर लीजिएगा, सांची लघु स्तंभ लेख, जो कि रायसेन में है। ये लघु शब्द जो मैंने यूज किए हैं ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश से सबके सब लघु अभिलेख ही प्राप्त हुए हैं। जब अभिलेख मैं शब्द यूज करूं तो ये ध्यान रखना, उस अभिलेख में तीनों ही बातें आ सकती हैं, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे गुहा लेख हो। गुहा लेख हमारे मध्य प्रदेश से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुए हैं। भारतीय इतिहास में आप पढ़ेंगे कई जगहों से मिले हैं। हमारे यहाँ से शिलालेख और स्तंभ लेख मिले हैं, वो भी किस श्रेणी के हैं, लघु श्रेणी के हैं। मतलब एक बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख, ऐसा आप बांटिए, या कि बृहद स्तंभ लेख और बृहद लघु स्तंभ लेख, ऐसे आप बांटिए। तो हमारे यहाँ से सब लघु मतलब छोटे वाले मिले हैं। बड़े जो शिलालेख हैं या स्तंभ लेख हैं वो भारत के किसी अन्य स्थलों से मिले हैं, उनको आप भारतीय इतिहास में देखिएगा। चलिए, तो ये हमारे अभिलेख हो गए। अभिलेखों के साथ साथ हमको क्या मिला है मौर्य काल का, तो हमारे मध्य प्रदेश से मिले हैं उनके स्तूप। अब स्तूपों की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है वो स्तूप और उनकी जानकारियां खूब पूछी जाती हैं आपसे। ये देख लीजिए, यह स्तूपों की क्या है, एक सूची है। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप आपको कौन सा दिखाई दे रहा होगा, सांची स्तूप। खूब नाम सुना होगा आपने। कहाँ स्थित है तो ध्यान रखिएगा, भोपाल से लोग खूब घूमने जाते हैं तो उनको लगता है कि भोपाल में स्थित है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ स्थित है, रायसेन में स्थित है, यह याद रखिएगा। रायसेन में। अच्छा, आप कहेंगे कि सर जी इतनी छोटी सी लाइन में कैसे सांची स्तूप कंप्लीट कर दिए, तो सांची स्तूप हम कहाँ पढ़ेंगे, सांची स्तूप हम पर्यटन वाले हिस्से में कंप्लीट करने वाले हैं, वृहद रूप में। पर्यटन में क्यों, क्योंकि इसके जानकारी के साथ साथ हमको वहाँ स्थापत्य भी देखना है। अब मैं यहाँ भी जानकारी दूं, वहाँ भी, और क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है सांची के बारे में, तो हमको 2-3 स्लाइड लग जाएंगी कहिए, तो आपको वहाँ बृहद रूप से पढ़ाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप लोकेशन याद रखिए। 2-3 बातें मैं संक्षिप्त में जल्दी बता देता हूँ आपको। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया है। सांची स्तूप पहले कैसा था, तो पहले ईंटों से बना हुआ था, मूल रूप से ईंटों से बना हुआ था। आज आप देखेंगे तो उसके चारों ओर पत्थर लगे हुए हैं, मूल रूप से ईंटों से बना हुआ था। यह प्रश्न पूछा गया है आपसे। उसके बाद यहाँ पर क्या चीज है, तो यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, महामोगलियान और सारीपुत्र, नाम याद रखते जाना, लिखने में क्योंकि समय जाएगा इसलिए मैं बोलकर ही काम चला रहा हूँ आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर, तो लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। तो सारीपुत्र और मोगलियान के क्या मिले हैं, दंत अवशेष मिले हैं। ध्यान भी रखना, क्या दंत अवशेष, तो ये क्या चीज है सर, तो ध्यान रखिएगा, स्तूप जो है वो बौद्ध जो धर्म है आपका, उसमें जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अनुयायी होते हैं, भिक्षुक होते हैं, या कि कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, उनके कुछ अवशेष दबा दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात। तो जैसे यहाँ पर उनके दांत रख दिए गए हैं, है ना, तो ये आपके स्तूप बना दिए जाते हैं उसके ऊपर। एक प्रकार से जैसे मकबरा बनता है इस्लाम धर्म में, वैसा ही आप समझिए यहाँ पर। तो ये स्तूप आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं। और क्या रखा गया है, तो महामोगलियान और सारीपुत्र के दंत अवशेष रखे हुए हैं यहाँ पर।
क्या देखने को मिलेंगे आपको? नहीं, वो अंदर रखे जाते हैं, विशेष स्थान होते हैं उसमें। फिर जब स्ट्रक्चर आपको बताएंगे तो समझाएंगे कहाँ पर रखा जाता है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1818 ईस्वी में हुई थी। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर नामक व्यक्ति ने इसकी, यानी कि सांची स्तूप उसको मिला था ये, और पहले बस एक ढेर के रूप में, एक टीले के रूप में दिखा। बाद में पता चला कि अशोक का है, तो उसका संरक्षण किया गया और उसको आज बेहतर स्थिति में लाया गया है। तो ये 2-4 बातें थी जो अभी के लिए आपके काम की हैं समझने के दृष्टिकोण से। शुरुआत में बस वो एक टीला जो होता है ना, आपको स्तूप दिखा दे कैसा होता है। जो नए फ्रेशर्स होंगे बिल्कुल बच्चे हमारे, उनको शायद ना समझ में आए ये बातें, तो आपको स्तूप होता कैसे ये दिखा देते। ये स्तूप आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या है, चित्र देखने से थोड़ा सा लंबे समय के लिए चीजें हमारे दिमाग में स्टोर होती हैं। तो ये स्तूप क्या है आपका, यहाँ पर इस तरह का है। एक गुंबद अंदर की तरफ दिख रहा है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है जहां से इंटर कर रहे हैं, एक तोरण द्वार कहलाते हैं। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको वेदिका कहते हैं। ठीक, पहले तोरण द्वार और वेदिका नहीं बने हुए थे। पहले सिर्फ आपको इस तरह का गुंबद बना था मौर्य काल में, है ना, मौर्यंस। ये सिर्फ गुंबद बना हुआ था, आप इतना समझिए, और एक स्तंभ था वहां पर। आगे चल के शुंग शासक आते हैं, शुंग वंश आएगा और वो क्या कर देगा, यहाँ पर आपका ये जो वेदिका है और तोरण है उनका निर्माण करवाएगा। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए थी। आइए, स्तूप आपने देख लिया। अब क्या करते हैं, अगले स्तूप की जानकारी ले लेते हैं। भरूत स्तूप, चित्र तो वैसा ही होगा जैसा एक स्तूप देखा, सेम वैसे ही स्तूप होते हैं, छोटे बड़े का अंतर हो सकता है। भरूत स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सतना में है। बहुत महत्वपूर्ण है। सांची के बाद भारत में दूसरा जो महत्वपूर्ण स्तूप है वह भरूत स्तूप ही है। लेकिन वह भी कहते हैं बहुत सुंदर था, सांची के समकक्ष ही था और उसका स्थापत्य भी बहुत जबरदस्त था, किंतु अब वो है नहीं अस्तित्व में, है ना, टूट फूट गया है। बहुत सारे लोगों ने उसको क्षति पहुंचा दी है। लोगों के घर वहाँ जो आप देखोगे, भरूत गांव चले जाना कभी, एक गांव है 15 किलोमीटर सतना जिले से दूर, तो वहाँ पर लगभग हर घर में कहीं ना कहीं पत्थर वत्थर जो लगे हुए सजे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उस स्तूप के ही हिस्से हैं, स्तूप के, राइट। तो ऐसा हो जाता है सामान्यतः जब ध्यान नहीं दिया जाता। बाद में जब पता चला कि वो था तो उसका संरक्षण किया गया, पर कुछ बचा ही नहीं था। थोड़े बहुत चीजें बची हैं जो कि कलकत्ता संग्रहालय में रखी हुई हैं। एक तोरण द्वार मिला है और वेदिका के कुछ अंग हिस्से मिले हैं। इसकी खोज किसने करवाई थी? तो इसकी खोज की थी जनरल कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम कहिए, जनरल मत कहिए। जब कोई सैन्य अधिकारी होता तो उसको जनरल लगाते हैं। ये तो एक पुरातत्वविद ही थे। इनका नाम पूरा अलेक्जेंडर कनिंघम था। 1875 ईस्वी में इसको खोजा गया था। 1818 में किसको खोजा गया? सांची को। और 1875 ईस्वी में किसको खोजा गया? आपके भरूत स्तूप को खोजा गया। ठीक, चलिए, इसमें इतनी ही बातें थी। किसके अवशेष हैं ऐसा कोई प्रमाण हमको नहीं मिलता, क्योंकि वही उसका ही अवशेष नहीं मिला हमको, तो हम क्या कहते हैं किसके अवशेष, है ना। अवशेष का पता कैसे चलता है? कोई ग्रंथ में जब बात लिखी रहती है ना, और ऐसा कोई ग्रंथ भरूत के बारे में मिला नहीं है। बात करें अगली स्तूप की, तो अब इनको याद कर लेना। देऊर कोठार का स्तूप रीवा में है। तुमैन का स्तूप अशोकनगर में है। ये सब गांव हैं। देऊर कोठार रीवा में है। तुमैन नामक जगह आपको मिल जाएगी अशोकनगर में, है ना। कई बार गुना लिखा मिले तो गुना पहले अशोकनगर जो है तो गुना के अंतर्गत ही आता था, गुना से अलग हुआ वो बाद में जिला। तो वर्तमान में तुमैन कहाँ है? अशोकनगर में। कसरावद, कसरावद एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है, नर्मदा के किनारे है, खरगोन जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा पानगुराड़िया, हमने पीछे भी जगह देखी, यहाँ से हमको स्तूप भी मिले हैं। ये सीहोर में है। अशोक काल के यहाँ पर क्या मिला हमको? एक अभिलेख भी मिला और स्तूप भी मिले हैं। ठीक, आगे बात करें वैश्य टेकरी। ये तो स्तूप मैंने याद करने के लिए लगा दिया कि वैश्य टेकरी है क्या, तो एक स्तूप है, लेकिन उसका सिंपली नाम आप वैश्य टेकरी ही सुनेंगे कि वैश्य टेकरी कहाँ है ऐसा पूछा जाएगा। तो वैश्य टेकरी कहाँ है? उज्जैन में है। ये राजा अशोक ने निर्मित करवाया था, जब यहाँ प्रांतपति ही तभी उन्होंने बनवा दिया था, है ना, जबकि उस टाइम पर बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव नहीं था। तो टीला मिला है एक हमको, वैश्य देवी श्री देवी के नाम पर इन्होंने ये काम करवाया था। तो ये ध्यान रखना, वैश्य टेकरी कहाँ है? उज्जैन में, अशोक के काल से ही संबंधित है। कुछ आहत सिक्के, आहत सिक्के मतलब जो प्राचीन काल था, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व था, उस काल में सिक्के जो मिलते थे, जो धातु होती थी, वो धातु पर क्या कर दिया जाता था? एक ठप्पा लगाया जाता था, बड़ा खतरनाक तरीके का, आहत किया जाता था उसको, और फिर सिक्के बनते थे। तो इनको आहत सिक्के नाम दिया जाता था। इसी का दूसरा नाम पंचमार्ग सिक्के हैं। क्या नाम है? पंचमार्ग सिक्के। ये याद रखिएगा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यही सिक्के चला करते थे। कभी पूछा जाए कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन से सिक्के चलते थे, तो वो सिक्के थे आहत सिक्के। तो ऐसे सिक्के हमको कहाँ कहाँ से मिले हैं अशोक के काल के? तो उज्जैन से मिले हैं, विदिशा से मिले हैं, त्रिपुरी और सांची। ठीक, ये जगहें हैं।
हालांकि इन सिक्कों से प्रश्न आपके नहीं आएंगे, ये तो बस सामान्य सी बात थी। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों। स्तूप हमको मिल गए, सिक्के मिल गए और अभिलेख हमने देख लिए और चित्र देख लिए, और चित्र देख लेते हैं फिर बताते हैं कि आगे हमको क्या देखना है। ये आप जो देख पा रहे हैं ये तो सुंगों तक हमने देख लिया था। इस तरह की कुछ स्थिति, ये आप जैसे गुंबद होना चाहिए था ना, तो यहाँ पर ऐसे गुंबद था, लेकिन अब इसका अस्तित्व आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल भी नहीं है ना। ये बीच में गुंबद रहा होगा और यहाँ पर जो है तो ये जो जगह है यहाँ पर रेलिंग बनी रही होगी, है ना, जो कि टूट फूट गई है। कुछ ही पत्थर मिलते हैं, पत्थर भी नहीं मिलते, मूर्तियां रहती थी, वो अब कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, क्योंकि सब गाँव वाले उठा ले गए या तो फिर ASI वाले उठा ले गए। ये पीछे एक पहाड़ भी है। अब इसको कैसा था ये, तो इसका थोड़ा सा बढ़िया सजा कर रखा गया है। कहाँ पर, ये कोलकाता संग्रहालय में। तो ऐसा कुछ हमारा था। ये देख पा रहे होंगे एक तोरण मिला है और उसके आसपास एक आध वेदिकाएं मिल गई हैं जो कि आपके कोलकाता संग्रहालय में रखी हुई हैं। इस तरह से कुछ जो भी टूटी फूटी चीजें, मूर्तियां वगैरह मिली, सब एक जगह पर किनारे पर रख दिया गया है कोलकाता में। चलो ये सब दिखाएंगे और इनको समझाएंगे भी कि ये सब चीजें क्या है, पर वो स्थापत्य की बातें हैं। जब स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अपन। ये एक मूर्ति ही है, इनको कहते हैं आप यक्षिणी, है ना, यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं कुछ। यहाँ पर ये स्थानीय निवासी इसको किस रूप में पूजते हैं, हनुमान जी की मूर्ति के रूप में। देख रहे हो लाल चंदन इस पर लगा दिया गया है, तो हनुमान के रूप में पूजते हैं। ठीक है, ईश्वर की पूजा किसी भी रूप में की जाए कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगले पर चलते हैं। मौर्य काल हमारा खत्म हो गया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से हमने शुरू किया था, कुछ घटनाएं थी और वो घटनाएं घटित होते होते कहाँ तक आ गई हैं, अब आपका 184 ईस्वी पूर्व तक तो हम पहुंच गए हैं। 184 ईस्वी पूर्व कैसे, यहाँ पर 184 ईस्वी पूर्व में आपके मौर्य वंश की समाप्ति होती है। 272 से 232 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो अशोक का था, और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो 184 ईस्वी पूर्व तक शासन कर पाते हैं और फिर यहाँ से मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। और 184 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है एक नया वंश, शुंग वंश। और ये एक ऐसा काल था जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो जहां से मौर्य काल खत्म होता है उसके बाद के काल को हम किस नाम से जानते हैं भारतीय इतिहास में, उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। काल शब्द का मतलब समझ रहे हो, काल मतलब उसके अंदर दूसरे भी वंश पढ़े जा सकते हैं। केवल जैसे मौर्य काल मैंने बोला तो मौर्य काल में एक ही वंश प्रमुख था, इसलिए मौर्य वंश बस पढ़ लिया। और भी कोई वंश छोटा मोटा होता है यदि महत्व का तो हम उसको भी देखते। जैसे आगे पढ़ेंगे गुप्त काल, तो गुप्त काल में हम गुप्त वंश भी पढ़ेंगे, हम नाग वंश भी पढ़ेंगे, हम वाकाटक वंश भी देखेंगे। तो वो क्या था, गुप्त काल था पूरा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वंश था वो गुप्त था, तो उसको गुप्त काल के नाम से इतिहास में हमारी हेडिंग बनती है। फिर उसके अंदर हम गुप्त वंश और जो भी दूसरे वंश उसके आसपास के जो भी अन्य वंश थे उनको भी उस काल में ही देखा जा सकता है। फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल, उत्तर शब्द का मतलब बाद होता है ना, तो गुप्तों के बाद का काल। तो गुप्तोत्तर काल में भी कई सारे वंश हम पढ़ते हैं, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर मौर्यों के बाद का काल मौर्योत्तर काल कहलाता है। और यहाँ पर किन किन वंशों को देखना है हमको, कौन कौन सी घटनाओं को देखना है, उसके लिए मैंने ये जगह छोड़ी थी और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मौर्य काल में साथ ही साथ दो प्रकार की चीजें चल रही थी। यहाँ पर कुछ वंशों की जानकारी प्राप्त करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर शुंग वंश था, है ना। मौर्यों को समाप्त करके कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश आएगा। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग स्थापना करेंगे, एक ब्राह्मण वंश था ये। और जो बृहद्रथ नाम का एक अंतिम शासक हुआ मौर्य वंश का, इसकी हत्या करके उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की 184 ईस्वी पूर्व, राइट। तो शुंग वंश देखेंगे। शुंग वंश के बाद एक कमजोर वंश आता है कर्ण वंश, है ना। और उसके बाद यहाँ पर चालू हो जाता है सातवाहन वंश, ठीक। तो ये कुछ वंश चलेंगे इस तरफ। दूसरी तरफ ये वंश हमारे भारत में शासन कर रहे थे अलग अलग केंद्र को बनाकर, मतलब ये तो क्रम से आते हैं ना। शुंग वंश जब समाप्त होगा तब कर्ण वंश, जब कर्ण वंश समाप्त होगा तब सातवाहन वंश आएगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे देश में क्या हो जाता है, कुछ विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाता है। क्या शुरू होता है, कुछ विदेशियों के आक्रमण जो है तो हमारे यहाँ पर प्रारंभ होते हैं। इन्हीं के काल में, शुंगों के काल से ही आक्रमण चालू होते हैं। किन लोगों के आक्रमण होते हैं तो ये देख लेते हैं। यहां पर एक मिलेगा हमको यूनानी आक्रमण फिर हमको मिलेगा शकों का आक्रमण, ये सब जातियां हैं। और फिर उसके बाद हमको मिलेगा पहलव का आक्रमण, ये भारतीय इतिहास के संदर्भ में भी मैं बता रहा हूं। फिर एमपी में क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको।
पहलव और अंतिम में कुषाण, है ना। एमपी में इनका थोड़ा सा संबंध काफी कम रहा, जिनका ज्यादा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर शुंग वंश का संबंध हमारे एमपी से काफी कुछ है, तो इसको हम अवश्य देखेंगे। इसके अलावा कर्ण वंश को आप भारतीय इतिहास में ही नहीं पढ़ते तो मैं एमपी में क्यों पढ़ाऊंगा बताओ। सातवाहन वंश थोड़ा बहुत संबंध था बस राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, तो चर्चा में मैं आपको सिंपली बता दूंगा, बाकी कुछ लिखित रूप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। इनके सिक्के ही मिले हैं, ना हमको अभिलेख ना स्तूप, कुछ नहीं मिला है। फिर यहाँ पर इनके साथ ही आक्रमण चल रहे थे, तो इनसे जुड़े हुए जो भी वन लाइनर फैक्ट होंगे, बस 2-4 फैक्ट्स आपसे पूछे जाने की जो संभावना है उनकी चर्चा मैं यहाँ पर आपसे कर लूंगा। तो बस इतनी बातें बताने का तात्पर्य यह था कि आपकी समझ बनी रहे कि जो मैं लाइन लिखूंगा, तथ्यात्मक जानकारी बताऊंगा आपको, तो उससे जुड़े आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि कहाँ से जुड़ी हुई बात है। क्लियर? तो आइए एक एक करके शुंग वंश को बता देता हूं मैं, और उसके बाद फिर कर्णों को पढ़ना नहीं है, सातवाहन को पढ़ना नहीं है, तो फिर इधर तरफ हम देख लेंगे जो भी 2-4 बातें यहां से पूछी जाती हैं। शुंग वंश, है ना, इतने में ही हमारा काम होगा, सारे तथ्य इसी में समाहित हैं। शुंग वंश जो है, किसी भी वंश को पढ़ने का ये एक बेहतर तरीका है। अभी आपने देखा, इसको आप नोट कर लीजिएगा इन पॉइंट्स को। आपसे सिंपली कोई कह दे कि इस वंश के बारे में बताओ, तो आप यही बताइएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स का सहारा लेकर। क्लियर? क्या सहारा लेकर? कि भाई कोई वंश है यदि, तो उसका क्षेत्र क्या था। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हैं, मैं आपको यहाँ आगे मैप का सहारा लेकर बता देता हूँ। ये एक मैप है जिसमें आपको शुंगों का एम्पायर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला आप ये देखा करो कि किसी भी वंश का साम्राज्य कहाँ कहाँ था, मतलब राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक वो विस्तृत था। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि ये शुंगों का जो वंश था ये इतना बड़ा था, है ना। उत्तर भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर शुंग अंपायर था, क्योंकि मौर्यों का जो शेष भाग बचा हुआ था, मौर्य अंतिम काल में देखो मौर्यों का तो बहुत बड़ा राज्य था अशोक के काल तक, लेकिन जैसे ही अशोक की मृत्यु होती है, उनके उत्तराधिकारी कमजोर, और कमजोर उत्तराधिकारियों के काल में फिर धीरे धीरे जो उनके अधीन शासक थे, जैसे प्रांत वगैरह रहे हैं, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं, अपनी सत्ता चालू कर देते हैं कि हम अब स्वतंत्र हैं, अपना शासन स्थापित करेंगे। तो शुंगों के आते आते इतना बच पाया था। तो ये देखिए कहाँ तक थे पहले ये थे आपके पाकिस्तान की सीमा तक, आप कह दीजिए शुंगों का काल। लेकिन जैसे ही वो आक्रमण चालू हो जाते हैं ना, तो आक्रमण के बाद इनका ये साम्राज्य जो है वो संक्षिप्त हो जाता है, और मथुरा जो जिला आपको पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर ही देखना आप मथुरा, तो मथुरा के नीचे आ जाते हैं ये लोग। ठीक, जो वहां से बाहर से आक्रमण हो रहे थे वो मथुरा तक उनका राज्य आ जाता है। तो इसके यहाँ से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कहीं ना कहीं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां इसकी सीमा निर्धारित करती थी। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य था, ये समझिए। अब जब इतना बड़ा साम्राज्य है तो कहीं ये केंद्र बनाकर शासन करेंगे, तो इनकी राजधानी याद रखना है, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, जो कि आपके मौर्य काल में राजधानी थी, वही राजधानी इनकी रहती है। शुंगों के काल में ही, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना की इस वंश की, तो उसका अगला जो बिटवा होता है अग्निमित्र, है ना, वो राजधानी चेंज कर देता है। और वो राजधानी कहाँ बनाता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे मध्य प्रदेश का ही एक नगर है विदिशा, इसलिए ही तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो विदिशा राजधानी बनती। तो 2 राजधानियां थी इसकी, प्रारंभ में पाटलिपुत्र और आगे चल के यहां विदिशा, आप इसकी राजधानी याद रखिएगा। फिर किसी वंश को जानने की बात हो तो हमने क्या देख लिया, साम्राज्य हमने देख लिया, उनका केंद्र की कहां से शासन करते थे, और फिर देख लेते हैं हम प्रमुख शासक कि उस वंश में शासन करने वाले कौन कौन से व्यक्ति थे और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्या कुछ उन्होंने किया हुआ है, ये देख लेते हैं। इस तरह से किसी भी वंश का निचोड़ बताया जा सकता है। ठीक, तो आइए इस वंश के प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। तो एक नाम तो मैंने अभी बता दिया, पुष्यमित्र शुंग, दूसरा नाम भी बता दिया अग्निमित्र, और तीसरा नाम आप एक और महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आपका भागभद्र, है ना, ये देख लेते हैं। तो जो लिखा हुआ है संक्षिप्त में पढ़ दूं मैं इसको। तो शुंग वंश की स्थापना 184 ईस्वी पूर्व में हुई थी, पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी। और ये प्रश्न एमपीपीएससी का पूछा गया है कि शुंग वंश मूलतः थे कहाँ के, जो इनके लोग थे, शुंग लोग थे, शुंग जाति के लोग, वो कहाँ के थे मूलतः। तो ये मूलतः उज्जैन के थे। शायद दिमाग हिल जाए कि ये क्या है, ये उज्जैन के कहाँ से हो गए, राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी, क्या कैसा हो गया। तो ये जो लोग रहते थे ना, ये कहीं ना कहीं सेना में भर्ती होते थे, फिर सेनापति बनते थे। ये तो किसी और जाति के कोई और लोग होते थे, कहीं और से आए हुए होते थे, सेना में गए थे, तो सेनापति ही तो था शुंग, पर उनका जो वंश चल रहा था वो कहाँ चल रहा था, उज्जैन के थे वो। और उज्जैन से उठकर वो कहाँ, पाटलिपुत्र में एक सेनापति के रूप में गया, ये उसकी एक उपलब्धि थी। आगे चल के हत्या कर देता है और एक नए वंश का उदय हो जाता है।
तो मूलतः कहाँ के थे ये ध्यान रखना है, ये कहाँ के थे, उज्जैन के थे। जैसे गुप्त भी तो शासन करते हैं वही पाटलिपुत्र से, लेकिन गुप्त कहाँ के थे मूलतः वो प्रयाग के थे। तो गुप्त जो लोग थे, गुप्त जाति के लोग थे, वो कहाँ के थे, प्रयाग के थे। तो इस तरह से प्रश्न आपसे आते हैं, ये पीएससी ने पूछ रखा है आपसे। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र और विदिशा थी। इसके प्रमुख शासकों की बात करना था हमें, तो पुष्यमित्र शुंग था 184 से 149 ईस्वी पूर्व, 149 से 141 ईस्वी पूर्व तक अग्निमित्र था। इस वंश का 9वां शासक भागभद्र होता है, इसके काल की एक प्रमुख घटना है उसका उल्लेख हमें करना है। और अंतिम शासक इस वंश का देवभूति था। ठीक, तो इतना आप याद रखिएगा, संस्थापक, अंतिम शासक और एक आध प्रमुख और शासक। अब क्या किया इन्होंने ये जान लेते हैं। इस काल में कुछ स्मारकों का पुनर्निर्माण होता है, जैसे कि सांची स्तूप का मैंने आपको बताया था कि उसकी जो वेदिका थी उसका निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरहुत स्तूप में भी कुछ पुनर्निर्माण करवाने का कार्य पुष्यमित्र शुंग ने किया हुआ है ना। सुंगन रंजे उसके तोरण द्वार पर लिखा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं शुंगों ने उसका पुनर्निर्माण करवाया है, ऐसा मानते इतिहासकार। और इस काल में जो एक निर्मित होने वाली चीज है, इनने तो नहीं करवाया है डायरेक्ट, पर इस काल में बनती है गरुड़ स्तंभ। ये कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, यहीं पर जानकारी देखना है आपको, बेसनगर में। हालांकि जब पर्यटन पढ़ाऊंगा विदिशा जिले की बात करेंगे तो ये तो वैसे भी आ जाएगा, डिटेल में आ जाएगा। बेसनगर में स्थित है गरुड़ स्तंभ। क्या था ये, तो भागभद्र के काल में, किसके काल में, भागभद्र के काल में हेलियोडोरस नामक एक राजदूत आता है। कौन आता है, हेलियोडोरस नामक एक राजदूत जो होता है वो कहां आता है, आपके विदिशा आता है और भागवत धर्म से प्रभावित हो जाता है। भागवत धर्म जिसके प्रमुख भगवान विष्णु या कृष्ण को मान लो, तो उससे प्रभावित हो जाता है और इतना प्रभावित हो जाता है कि उसने वो धर्म अपना भी लिया और उनके लिए एक स्तंभ का निर्माण करवाता है ना, और कुछ जानकारियां उसमें अंकित करवाता है। तो ये जो है आपका गरुड़ स्तंभ, वो प्रथम साक्ष्य है भागवत धर्म का। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, कभी पूछा जाए, प्रथम साक्ष्य नहीं, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, क्योंकि भागवत धर्म के बारे में लिखित रूप में कई सारी चीजें मिलती हैं हमको, लेकिन अभिलेखी, अभिलेख मतलब कहीं प्रॉपर लिखा हुआ मिल जाए, वो साक्ष्य पहला गरुड़ स्तंभ है। ठीक, तो गरुड़ स्तंभ कहाँ है, बेसनगर विदिशा में। किसने निर्मित करवाया, तो भागभद्र के काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस के द्वारा ये निर्मित करवाया गया था। किसके द्वारा, हेलियोडोरस के द्वारा। किसके प्रतीक चिन्ह के रूप में, भागवत धर्म के प्रतीक चिन्ह के रूप में। ठीक, ये बात गरुड़ स्तंभ की थी। अब आगे तथ्यात्मक बात करें तो पुष्यमित्र शुंग के काल में अग्निमित्र विदिशा का प्रांतपति था। मौर्य काल से मिलती जुलती बात है कि जैसे बिंदुसार का पुत्र अशोक अवंती का प्रांतपति था, ये विदिशा का प्रांतपति था। ठीक, कालिदास की पहली रचना जो कि मालविकाग्निमित्रम है, इसमें जो शुंग शासक अग्निमित्र है उसी की चर्चा की गई है, उसी की प्रणय गाथा बताई गई है। अग्निमित्र और मालविका नाम की एक कन्या थी उसकी। ठीक, तो क्यों ये लिखा मैंने भाई मालविकाग्निमित्रम, कालिदास क्योंकि मध्य प्रदेश के थे ना, तो कालिदास की पहली रचना मालविकाग्निमित्रम जो है उसमें भाई आपके शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। 9वें शुंग शासक भागभद्र के काल में हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। यह बात आपको बता दी। शुंग वंश से इतने ही प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न आ भी चुके हैं। इसमें मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कोई बात अनावश्यक लिखी है, एकदम निचोड़ लिख दिया है और सबकी सब बातें पूछी गई हैं। ठीक, तो अच्छे से प्रॉपर इसको 2-4 बार इसी तरह से सारणी बना लेना तो आपको याद हो जाएगा। 184 से 73 ईस्वी पूर्व तक ये काल था। 73 ईस्वी पूर्व से शासन हो जाता है किसका, कर्ण वंश का। मात्र 13-14 वर्ष शासन करते हैं वो। 60 ईस्वी पूर्व में उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है और सातवाहन वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक, चलो, तो कर्ण वंश हमको पढ़ना नहीं है और सातवाहन वंश भी हमको बहुत नहीं ध्यान देना है। ये गरुड़ स्तंभ है, ये ध्यान देना। कौन सा स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ। ठीक, ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है, बड़े गौर से देख रहा है, जैसे बड़ी प्रवीणता है उसको स्तंभ की जानकारी, है ना। चल, तो सातवाहन वंश में बहुत कुछ खास है नहीं अपने एमपी से। जब आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे तो उसी टाइम पर जो भी पढ़ते हुए तथ्यात्मक जानकारी आपको मिल जाए, इनके सिक्के मिले हैं बस, और कुछ नहीं मिला है ना। इसमें भी एक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी आएगा, उनके सिक्के कई स्थानों से मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो वो सिक्के आपसे पूछे नहीं जाते कहाँ से मिले हैं, और पूछे भी जाएंगे तो 10-20 जगह हैं, तो कहाँ कहाँ याद रखोगे, है ना। तो उसको स्किप करना है हमें। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। हमने जो पीछे फ्लो चार्ट बनाया था उसके हिसाब से दूसरी तरफ आ जाते हैं, विदेशी आक्रमण की तरफ। कि शुंग काल से ही इन विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाता है और इन विदेशी आक्रमणों के कारण ही तो शुंग काल सिमट गया था हमारा, अभी हमने देखा है ना। तो ये विदेशी आक्रमणों में क्या क्या बातें थी, तो देखो मौर्योत्तर काल की जो प्रमुख घटना थी उसमें एक विदेशी आक्रमण प्रमुख है, और उस विदेशी आक्रमण में जो विदेशी आक्रांता थे वो क्रमशः
कौन कौन थे उनको देख लेते हैं। तो एक है हिंद यूनानी, यूनानी थे ये, है ना। यूनानियों को हम अपने हिसाब से नाम चेंज कर लेते थे बहुत पुराने लोगों का, तो यूनानियों को हमने क्या कह दिया, हिंद यूनानी। शक, ये भी सीथियन कहलाते थे लेकिन हमने यहाँ अपने हिसाब से नाम दे दिया शक, ठीक। तो हिंद यूनानी, यूनानी यूनान समझते हो ना, यूनान कहाँ पर है, ये यूरोप वाले हैं, ठीक है। जो आपको तुर्की के आसपास के इलाके मिलेंगे यूरोप में, वो क्या कहलाते थे, यूनानी लोग कहलाते थे। प्राचीन जो यूनान सभ्यता थी, यूनान आज भी है ना देश, ग्रीस जो देश है आपका जिसकी राजधानी एथेंस है, तो वो देश जो है यूनान कहलाता था पहले। तो उसी के आसपास यूनान साम्राज्य स्थित था और वहीं के लोग क्या कहलाते थे, यूनानी कहलाते थे, राइट। तो वहां से आक्रमण शुरू हुए हमारे यहाँ। शकों का आक्रमण हुआ मध्य एशिया से, फिर पहलव नाम की जाति ने आक्रमण किया यहाँ पर, पार्थियन इनको कहते थे, और कुषाण नाम की जाति का आक्रमण हुआ। कुइसांग नाम था इनका, वास्तव में चीन की तरफ से आए थे, है ना। मध्य एशिया ही आप कहिए, चीन मत कहिए। चल, तो ये 4 लोग थे जिन्होंने आक्रमण किए। तो अब ये कहां तक सीमित रह गए थे, इनका कोई संबंध हमारे एमपी से नहीं है। एक आध बातें पूछ ली गई हैं, इसलिए मैंने ये तथ्य लिख दिए हैं 2, ताकि आपको याद हो जाए। पर मैंने आपको स्थिति से अवगत करा दिया है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ताकि आपको ये तथ्य याद हो जाए इजिली। तो हिंद यूनानी थे, इसका प्रमुख शासक, बस मैं सुना सकता हूं कहानियां यहाँ की, डेमेट्रियस और मिनांडर नाम के शासक थे इसमें। इनका शासन क्षेत्र क्या था, तो यदि हम भारत का मैप बनाए यहां पर, राइट, इतना वाला क्षेत्र है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर आपका स्थित है, कश्मीर के पास ही देखना, अखनूर जो जिला है कठुआ वगैरह के पास, वहां एक साकल नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, साकल, जिसका वर्तमान नाम आपको मिलेगा सियालकोट। तो ये हिंद यूनानियों की राजधानी हुआ करती थी, यहां से आए थे वो, इन क्षेत्रों को जीते थे। तो पाकिस्तान में है आज ये साकल, सियालकोट, यहां पर अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू करते हैं और मथुरा तक इनका विस्तार हो जाता है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, यहां तक ये पहुंच जाते हैं, ठीक। तभी तो शुंगों के ये क्षेत्र कम हो जाते हैं। तो ये साकल को राजधानी बनाकर शासन करते हैं। इसके 2 प्रमुख शासक थे, एक था डेमेट्रियस और एक था मिनांडर, ठीक। मिनांडर को हमने भारतीय नाम मिलिंद दिया हुआ था। अब ये प्रश्न है आपका इससे, मिनांडर जो शासक था उसके सिक्के हमको कहां से मिले हैं, बालाघाट से मिले। कोई ले आया होगा, ठीक। राज्य यहां नहीं था, सिक्कों से कभी राज्य निर्धारण नहीं होता कि सिक्का किसी का कश्मीर में मिल जाए तो वहां तक राज्य था। सिक्के तो कैसे भी जा सकते हैं, अभिलेख से राज्य निर्धारण होता है, ठीक। तो ये बात हो गई हिंद यूनानियों की। अगलों की बात करें शक की, तो शक हमारे देश में कहां कहां थे, तो यहां उज्जैन है ना, और नीचे एक नासिक है। शकों की 4 छत्रप यानी 4 शाखाएं यहां शासन करती है। जब ये चले जाते हैं यहां से तब की बात है ना, हट जाते हैं। यहां आपका एक तक्षशिला नामक स्थान है, यहां आपका मथुरा है, यहां उज्जैन और यहां नासिक। तक्षशिला पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में, उज्जैनी मध्य प्रदेश में, नासिक आपके महाराष्ट्र में। ये 4 शाखाएं शकों की यहां स्थापित होती हैं। हमको तक्षशिला और मथुरा से क्या ही लेना है, भारतीय इतिहास में भी नहीं लेना देना है कोई इनसे। एमपी में ये दोनों से मतलब था हमको, है ना। क्या मतलब था, शकों में, अब यहां नाम लिख लेना, आप नोट कर लेना, 2 शाखाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक उज्जैनी वाली है, जहां पर एक वंश शासन करता था, कार्दमक वंश, है ना, इसमें लिख दो उज्जैनी। कार्दमक वंश में कौन शासन करता था, उज्जैनी में कौन, कार्दमक वंश। और फिर एक वंश था आपका छहरात वंश। कौन सा वंश था, छहरात वंश। और ये छहरात वंश जो है ये आपका शासन कहां करता था, आपके नासिक में। कहां शासन करता था, नासिक में शासन किया करता था। और इस नासिक में शासन करने के दौरान इसने मध्य प्रदेश के काफी सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। इनके शासकों के भी नाम देख लो, हो गया, काम आएगा आगे फिर कम बताऊंगा इनके बारे में। जो उज्जैनी का कार्दमक वंश था, यहाँ का संस्थापक व्यक्ति था भूमक, और इसके आगे इसका सबसे प्रतापी शासक का नाम याद रखना, रुद्रदामन। बहुत महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास में आपको अच्छे से पढ़ना होगा इसको। तो भूमक कार्दमक वंश का संस्थापक था, जो कि नासिक से, उज्जैनी से शासन करते थे। और नासिक से शासन करने वाला जो छहरात वंश था उसकी बात करें तो यहाँ पर एक चस्टन नामक व्यक्ति इसका संस्थापक था, और इसका प्रतापी शासक जो था वो नेहपान था, राइट, नेहपान नाम का व्यक्ति था। क्लियर। तो ये इतना आप इनके नाम याद रखना। रुद्रदामन खूब प्रसिद्ध है, और यहाँ पर नेहपान एक पॉपुलर था, बस इतना याद रखिए। हमारे मध्य प्रदेश के काफी क्षेत्रों को, मतलब मालवा और निमाड़ क्षेत्र को इस नेहपान ने जीत लिया था। सातवाहन वंश का जो आपको पीछे मैंने बताया, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने इसको हरा दिया था और मालवा जीत लिया था इससे।
ठीक। और इसके अलावा रुद्रदामन, रुद्रदामन का ही जो आगे वंशज आएंगे, इसका तो अपने एमपी से भी बहुत कम रोल है आपके एमपी में, लेकिन आगे चलकर क्या होगा, रुद्रदामन का ही एक अगला रुद्रदामन तृतीय उस वंश का अंतिम शासक होता है, जिसको गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो कि प्रतापी चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं उनको, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको पराजित करके शकों की सत्ता को यहां से समाप्त कर दिया था। क्लियर। तो शकों के बारे में बस इतना ही जानिए कि कार्दमक वंश उज्जैनी में, छहरात वंश नासिक में, कार्दमक वंश का संस्थापक भूमक, प्रतापी शासक रुद्रदामन। नासिक में जो वंश था वो छहरात था, छहरात वंश का संस्थापक चस्टन, और उस वंश का जो महान शासक था वो था नहपान। इतनी बातें आपको शकों के संबंध में याद रखनी है। शकों के बाद अगले शासक आते हैं अपने पहलव। पहलवों की कोई जानकारी आपको नहीं पढ़ना है, भारतीय इतिहास में ही उनको नहीं पढ़ा जाता है। फिर आते हैं आपके कुषाण, बहुत महान शासक थे ये कुषाण। कुषाण कौन थे, तो ये याद रखिएगा, कुषाण कबीले के थे, ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इनका क्षेत्र जान लो पहले। तो जो हमने अभी यूनानियों का क्षेत्र देखा था, ये वाला है ना, वही क्षेत्र था इनका। बस इसमें एक साकल नाम की राजधानी यूनानियों की थी, सियालकोट, उसी के पास ही पेशावर नाम की जगह है। क्या जगह है, पेशावर नाम की जगह है, पुरुष का प्राचीन नाम था, ये उनकी राजधानी थी। क्षेत्र लगभग समान था, पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब व सिंध राज्य जाते थे उसके, और भारत के भी पंजाब पहले हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब पंजाब के अंतर्गत ही आया करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी इनके साम्राज्य में शामिल हो जाता था, इतना कह सकते हैं आप, राइट। इनका केंद्र क्या था, पुरुषपुर या पेशावर। इसके शासक कौन कौन से थे, तो शासक एक इस वंश का संस्थापक था आपका कुजुल कडफिसस नाम था उसका, कुजुल कडफिसस इस वंश का संस्थापक। अगला शासक विम कडफिसस, और अगला शासक कनिष्क आता है। कनिष्क बहुत प्रतापी और बहुत महान शासक है, भारतीय इतिहास में इसको खूब पढ़ना होगा आपको। बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाना जाता है, द्वितीय अशोक भी इसको कहते हैं, ठीक। तो कनिष्क वगैरह के और इन कुषाणों के सिक्के जो है हमको कहाँ से मिले हैं, ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है, और ये कहाँ से मिले हैं, तो शहडोल से मिले हैं ये सिक्के, ये ध्यान आप रखिएगा। शहडोल जिले से 757 सिक्कों का एक मतलब ढेर प्राप्त हुआ है, और वो कुषाणों से संबंधित था। इसमें भी सबसे अधिक सिक्के किसके मिले हैं, कनिष्क के मिले हैं। बाकी विम कडफिसस के भी कुछ सिक्के इसमें से मिले हैं, ठीक। ये बातें थी कुछ विदेशी आक्रमण के संबंध में मध्य प्रदेश से। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इतिहास भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, इतिहास पढ़ते जाना और इसको भी देखते जाना, चाहे आप ऐसा कर लीजिएगा। चलो, बस हम अपनी घटनाओं में अंतिम चरण में आ चुके हैं। इसके बाद हम और बेहतर तरीके से जो मध्य प्रदेश के विशेष राजवंश हैं उनको देखने वाले हैं, ठीक। शुरू करने से पहले कुछ जानकारियां तो बस देखते जाना। आगे जो हम पैटर्न चेंज करेंगे, क्योंकि हम अभी अपने हिसाब से बांट चुके हैं इसको, और हम पढ़ के आ रहे हैं वास्तव में मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं। तो ये जो घटनाएं हैं एक्चुअली अब आगे चल के जो वंश आएंगे ना, प्रॉपर राजवंश, जैसे चंदेल, जैसे कि परमार, जैसे कि कलचुरी, जैसे कि आपका तोमर वंश, आपका गोंड वंश, भाई ये घटनाएं क्या है, जो युद्ध हुए इनके बीच, ये घटनाएं हैं, जो कुछ हुआ तो इन वंशों के थ्रू तो ही होगा। तो हम ऐसा ही पढ़ेंगे कि ये घटनाएं उन वंश के द्वारा ही कवर हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक। तो प्रमुख घटनाएं और वंश ऐसा होना चाहिए कि उन वंशों से जुड़ी हुई क्या क्या घटनाएं हैं, ऐसा। तो इतने तक हम गुप्त काल तक कंप्लीट कर लेते हैं। फिर गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर काल चालू होता है, और उस गुप्तोत्तर काल में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे वंशों को पढ़ते हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के ही थे। जैसे परमार वंश धार में शासन करता था, वहीं उसका उदय हुआ। उसके अलावा चंदेल वंश बुंदेलखंड में करता था, कलचुरी जबलपुर के आसपास करता था। तो ये अपने राजवंश के रूप में होंगे, तो इनको हम अलग से देखेंगे, अलग लेक्चर में, अलग वीडियो में। अभी यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, एक प्रकार से प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो देखें गुप्त वंश के बारे में। तो अभी मैंने सिखाया है आपको कि गुप्तों को हम किसी भी वंश को कैसे पढ़ते हैं, तो ये तो जानकारी है। पहले ही मैं आपको दिखा दूं कैसे हमको देखना होता है किसी भी वंश को। तो हम क्या देखें कि भाई कोई वंश है तो किस काल में शासन करता था, ये देख लें, है ना, कि इतिहास इतना बड़ा है तो उसमें किस कालखंड में किस समय पर वो शासन करते थे। जैसे कि शुंग वंश करते थे, 184 से 73 ईस्वी पूर्व तक शासन किए वो। साम्राज्य उनका कहाँ था, क्या राजधानी थी, कौन प्रमुख शासक थे, ये सब हमने देखा। तो वैसे ही गुप्तों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देख लें, और फिर देखें कि एमपी के लिए उन्होंने क्या किया, एमपी में कौन सी जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनकी। तो ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा और 3 कलर दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली 4 कलर हैं, एक पूरे क्षेत्र का, फिर कहाँ कहाँ राज्य था उसका अलग कलर है। जो आपको डार्क में, अच्छा इनका काल तो देख लो पहले। ये गुप्तों का जो काल होता है
समय है ना, किस कब शासन करते हैं, तो 240 ईस्वी पूर्व इनकी 240 ईस्वी है ना, पूर्व वाली बात खत्म हो गई है ना, पूर्व वाला बात समाप्त हो गई हमारी। विदेशी आक्रमण और जो सुंग सातवाहन ये सब चलते चलते वो ईस्वी के आगे आ चुके हैं। हम कहां पहुंच चुके हैं, 240 ईस्वी के आसपास। तो 240 ईस्वी से सत्ता शुरू होती है गुप्तों की और चलती है लगभग 550 550 ईस्वी के आसपास तक ये सत्ता इनकी चलती है। तो ये टाइम ड्यूरेशन था गुप्तों का। साम्राज्य क्या था, तो ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये तो पूरा साम्राज्य है, राइट। लेकिन अलग अलग शासक आते हैं इसमें, उनके हिसाब से लिखा हुआ है। शुरुआत में कमजोर शासक थे, जैसे कि इस वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला शासक आता है घटोत्कच और अगला शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम। एक और आगे आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये प्रथम है। तो ये 3 शासकों के क्रम में ये जो डार्क ब्लू में दिख रहा है आपको कलर, यहीं तक इनका राज्य था शुरू में। राजधानी इनकी पाटलिपुत्र ही थी। आगे चल के एक सबसे प्रतापी शासक इस वंश का आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े क्षेत्र पर विस्तार किया भारत के। उत्तर भारत के 9 राज्यों पर विजय प्राप्त की और दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की और इतना बड़ा साम्राज्य उसने बना दिया। अभी ये जो अलग कलर से दिख रहा है इसको अलग रखना है ना, यहां नहीं था, यहां पर अभी शक शासन कर रहे थे, ठीक, नीचे की तरफ जो हमने भी पीछे शक पढ़ा है जिनको। तो ये राज्य हो गया। आगे चल के आएगा हमारा समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसी को ही हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहें। उसने एक क्षेत्र गुजरात और एमपी का जो अवंती वाला क्षेत्र था उसको जीत लिया, है ना। किसको हराया, तो रुद्रदामन तृतीय को हराया, जो कि शक वंश का अंतिम शासक था, है ना। नासिक के जो आपका क्षारात वंश था वो पहले ही समाप्त हो गया था, सातकर्णी ने उनको निपटा दिया था। लेकिन उज्जैनी के जो शक थे वो शासन करते रहे थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जब आता है अंतिम रूप से उनको मारता है और यहां से शकों की सत्ता भारत से समाप्त हो जाती है, ठीक। चलिए, तो ये इस तरह से एक एक क्रम में इनका राज्य क्षेत्र स्थापित होता है। कुछ शासकों के नाम तो मैंने अपने आप यहीं पर बता दिए, पर आगे भी बताता हूं। इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये तो बिहार में है। आगे कुछ शासक आते जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही, वो आपके उज्जैनी को राजधानी बनाता है, डायरेक्ट नहीं, धार्मिक राजधानी बनाता है, ठीक। तो शासन तो उनका चलता था पाटलिपुत्र से ही, लेकिन धार्मिक राजधानी वो अवंती को, उज्जैनी को बना देता है। तो ये कुछ जानकारी थी संक्षिप्त में किसकी, गुप्तों की। प्रमुख शासकों की बात करें, एक बार वापस से पढ़ देता हूं, अभी मैंने नाम भी पढ़े हैं आपके लिए। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। घटोत्कच अगला शासक होता है, उसके बाद अगला शासक बनता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आता है सबसे महान समुद्रगुप्त, फिर आता है दूसरा सबसे महान चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आता है कुमारगुप्त, फिर आता है स्कंदगुप्त। ये नाम याद रखना, अभी एमपी से जुड़े हुए हैं ये सब के सब। समुद्रगुप्त से तो कम से कम याद ही रख लेना, समुद्रगुप्त का नाम आएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आएगा और कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का नाम आएगा। ये कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा इसलिए लिख देता हूं क्योंकि यही निचोड़ है। कुछ जानना हो तो इतना जानना पड़ेगा। अंतिम शासक से मुझे क्या मतलब है, एमपी से जुड़ा हो तो बताऊं, नहीं तो ना बताऊं। पर हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न आते हैं कि इस वंश का क्या संस्थापक था, इस वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो मैंने रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके लिए ये बातें डाल रखी हैं कि श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था और विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक था। हमारे काम का कौन कौन है, तो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कैसे काम के हैं एक एक करके आइए देखते हैं। विशेष की बात करें तो शुरू के शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त का हमारे मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। आगे चल के आगामी जो गुप्त शासक थे जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इनका संबंध रहता है। क्या संबंध है, तो आइए हम इनके बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त जो था वो बहुत महान शासक था, उसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी। इस संदर्भ में हमारे एमपी से वो जुड़ा हुआ है। क्या लड़ाइयां लड़ी थी, तो मैंने आपको बताया, जैसे यही मैप देख लेते हैं तो इसमें आर्यवर्त कहते थे इस ऊपर वाले क्षेत्र को। तो उत्तर भारत के आर्यवर्त के 9 राजाओं को हराया, 9 राज्य थे छोटे छोटे, उनको हराया। दक्षिण भारत के यानी दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था। बीच में कुछ जंगली क्षेत्र होते थे, जंगल जहां खूब हुआ करते थे, जैसे बघेल वंश जहां शासन करता था, जैसे बघेल खंड है, जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये सब आटविक राज्य कहलाते थे। यहाँ खूब जंगल थे और कुछ विशेष राजा, वहां के स्थानीय राजा शासन किया करते थे। तो यहाँ के आटविक राज्यों को अपने अधीन किया। उसके अलावा कुछ स्थान सीमावर्ती राजा थे, जैसे कि यहाँ के राजा को हरा देना। सीमावर्ती मतलब जो सीमांत प्रदेश में रहते थे, तो यहाँ पर बंगाल के आसपास यहाँ के शासकों को हराना, तो ये सीमावर्ती राज्य हो जाते। तो 4 प्रकार के अभियान आपके समुद्रगुप्त ने किए थे। उसमें से हमारे एमपी में क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो आइए हम समझ लेते हैं।
देखो यहीं पर बता दूं कि ये जो है पहला उसका अभियान कहा, उत्तर भारत की ओर 9 राजाओं को हराया। तो उसमें हमारे यहाँ जो एक विदिशा है और आगे चल के विदिशा से वो ग्वालियर, पवाया नामक स्थान ग्वालियर में एक नागवंश शासन करता था। क्या शासन करता था? नागवंश। उनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? विदिशा थी। आगे चल के वो ट्रांसफर हो जाते हैं कहां पर? आपके पवाया नामक स्थान में, ग्वालियर में। ग्वालियर के दक्षिण में डबरा नामक स्थान है, डबरा में वो है तो तहसील है एक, डबरा में वो पवाया पड़ता है आपका। पुराना नाम उसका पद्म पवैया था, राइट। तो पवाया में स्थानांतरित हुआ। यहाँ का एक अंतिम शासक था, मतलब अब समुद्रगुप्त ने निपटा ही दिया, गणपति नाग। क्या नाम था उसका? गणपति नाग। उसको पराजित करने का काम किसने किया? आपके समुद्रगुप्त ने किया। एमपी से जुड़ी हुई एक बात आई। दूसरी बात, जब वो आठविक राज्यों को जीत रहा था, मतलब बताया ना मैंने अभी, रीवा वाला क्षेत्र या कि जबलपुर वाला क्षेत्र, ये सब आठविक राज्य के अंतर्गत आ रहे थे। तो मध्य प्रदेश के जो विंध्य श्रेणी में पर्वत वगैरह है या कि वहां पर जो जंगल है, वहां के कुछ स्थानीय राजाओं को हराया उसने। ये भी एमपी से जुड़ी हुई बात है, पर तथ्य नहीं है कोई यहाँ। फिर दक्षिण के राजाओं को जब जीतने के लिए वो जा रहा था, तो उसका जो मार्ग था वो मध्य प्रदेश से ही होकर गुजर रहा था। ये जो यहाँ से पाटलिपुत्र से निकलेगा तो दक्षिण की ओर जाना है, तो कहाँ जाएगा? इसी रास्ते से जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, इन रास्तों से ही होकर वो गया था। तो इसी बीच जब ये यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पर सागर के आसपास आप देखेंगे तो सागर में ही एरण नामक एक स्थान स्थित है ना। और उसी सागर के बगल में एक जिला है विदिशा। तो विदिशा का इस टाइम पे भी समुद्रगुप्त के काल में देखो, यहां पर किसका शासन था? समुद्रगुप्त के काल तक यहां शकों का शासन रहता है। तो शकों का एक सामंत यहां विदिशा में रहा करता था। सामंत मतलब इनका राज्य जो है यहां तक है, तो यहां एक राजा आपका रहता था। उनका सामंत मतलब छोटे स्तर पर शासन संचालित करने वाला एक व्यक्ति है, ठीक। तो यह सामंत श्रीधर वर्मन नाम का सामंत था। समुद्रगुप्त से वो भिड़ गया और समुद्रगुप्त ने उसको पराजित कर दिया, शक सामंत श्रीधर वर्मन को। उसके विजय के उपलक्ष्य में उसने एरण नामक स्थान पर, सागर के एरण नामक स्थान पर क्या करवाया? एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। उसका नाम है एरण अभिलेख। बहुत प्रसिद्ध है यह अभिलेख। समुद्रगुप्त का सबसे प्रसिद्ध अभिलेख तो प्रयाग प्रशस्ति है, उसके बाद एरण अभिलेख ही प्रसिद्ध है। क्या जानकारियां दी गई हैं उसमें, तो आगे हम देखेंगे। अभी अभिलेखों को हमको देखना है, ठीक। तो ये जो समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई बातें थी वो यही थी, क्लियर। अगले शासक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में क्या हुआ? ये जो रीजन है, शुरुआत ही उसकी देखो, समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई। समुद्रगुप्त के बाद एक कमजोर शासक आता है जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त ऐसा कमजोर शासक था कि यहाँ का शक जो सामंत था, शक शासक था, रुद्र सिंह तृतीय या कि रुद्रदामन तृतीय उसका नाम है। दोनों नाम सही है उसके, है ना। रुद्रदामन तृतीय ही आप याद रखो, क्रम बना रहेगा। रुद्रदामन जो तृतीय था, उसने क्या कहा कि हम तुम पर हमला कर देंगे और राज्य छीन लेंगे, तुम अपनी रानी ध्रुव स्वामिनी को क्या है हमारे पास भेज दो। बहुत खूबसूरत रानी थी वो। रामगुप्त इसके लिए तैयार भी हो गया, लेकिन उसका जो भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को गुस्सा आया इससे और उसने कुछ प्लान बनाया, कूटनीति की, और ध्रुव स्वामिनी के रूप स्वयं धारण किया और घुस गया शकों के राज्य में, और रुद्र सिंह तृतीय को वहीं घुसकर उसको मार दिया। और फिर ये राज्य क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही उसके अंदर में आ जाता है, क्लियर। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ी हुई बात थी। एक नाग शासक जो मैंने अभी बताया, विदिशा और पवाया में जो रहते थे, उनकी एक कन्या कुबेर नागा थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे विवाह भी किया था कुबेर नागा से, एक और ये बात हो गई। और जो हमारे मध्य प्रदेश के दो महान ज्योतिषाचार्य कहिए आप वराह मिहिर को, और बहुत बड़े लेखक या साहित्यकार कहिए आप कालिदास को, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्नों का उल्लेख मिलता है। उस नवरत्नों के उल्लेख में हमको वराह मिहिर और कालिदास का नाम मिलता है। तो ये दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित हैं, जो कि उनके काल में क्या थे, नवरत्नों में से एक थे। तो ये 2-3 बातें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं अपन। इन्हीं दोनों की डायरेक्ट ऐसी बातें हैं, बाकी शासकों के अभिलेख मिले हैं, उनको हम अलग से देखेंगे। तो ये जो बातें मैंने बता दी, गणपति नाग को पराजित किया, आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त की, विदिशा के शक सामंत श्रीधर वर्मन को पराजित किया, और एरण अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। समुद्रगुप्त के बारे में ये बातें बताई हैं, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा। आगे आता है हमारा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के काल में क्या हुआ, मालवा पर यानी कि जो उज्जैनी वाला इलाका था उस पर अधिकार कर लिया रुद्र सिंह तृतीय को मारकर, और उसी क्रम में उज्जैनी को अपनी राजधानी भी बना लिया, सांस्कृतिक राजधानी। कुबेर नागा से विवाह किया, नाग कन्या, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का एक वंश था। कालिदास और वराह मिहिर,
ये दो व्यक्ति थे, उनको अपने किस में शामिल कर लिया, अपने नवरत्नों में शामिल किया। इसके अलावा एक और बात, उदयगिरी जो कि आपके कहां पर स्थित है, विदिशा में आता है उदयगिरी। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उस पर कुछ लेख मिले हैं हमको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के, जिसको उत्कीर्ण करवाने का काम उसके मंत्री वीरसेन सैव ने करवाया था। तो ये कुछ बातें हैं आपके किससे जुड़ी हुई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जुड़ी हुई। आगे चलें तो अब हम देख लेते हैं अभिलेख। गुप्तकालीन हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं, क्या क्या मिले हैं हमको गुप्त काल के यहां से, तो गुप्त काल के हमको अभिलेख मिले हैं, गुप्त काल के हमको यहां से मंदिर मिले हैं, गुप्त काल की हमको गुफाएं मिली हैं, बस, और सिक्के मिले हैं। तो ये चार चीजें, जैसे कि अशोक के काल के हमको यहाँ क्या मिले, हमको स्तूप मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो गुप्त काल का क्या क्या हमको हमारे मध्य प्रदेश से मिला, तो हमको अभिलेख मिलते हैं, हमको स्तूप नहीं, स्तूप इन्होंने नहीं बनवाए, हमको मंदिर मिलते हैं। अभी तक मंदिर नहीं बन रहे थे भारत में, गुप्तों के काल से ही मंदिर बनना शुरू होते हैं, और ये मंदिर आपके गुप्तों के हमारे मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वो देखेंगे कहाँ है, और उसके बाद कुछ सिक्के और गुफाएं देख लेंगे। ठीक, तो देखिए गुप्तकालीन अभिलेख प्रमुख प्रमुख कौन से हैं। तो एक है अपना एरण अभिलेख। एरण अभिलेख जो अभी मैंने बात की थी, समुद्रगुप्त का अभिलेख है, ये सागर में स्थित है, ये ध्यान रखना। एरण बीना तहसील में, सागर में, बीना नदी के किनारे। इस अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था एरण। क्या बन गया था, समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर बन गया था एरण, ये लिखा है उसमें। स्वभोग नगर का मतलब आनंद उत्साह मनाने का नगर है ना, वहां रहता था तो अपना जीवन वो आनंद उत्साह से मनाया था, एंजॉय पार्टी करने वाला इलाका, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक, एरण बन गया था, ये लिखा है। दूसरी बात, यहां पर सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। देखो, एरण नामक जगह पर जो अभिलेख मिला है उसमें किसी एक व्यक्ति ने बस लेख नहीं लिखवाए हैं, उसमें समुद्रगुप्त ने भी लिखवाए हैं, समुद्रगुप्त के पहले भी कुछ लोगों ने लिखवाया है, जैसे कि श्रीधर वर्मन जो शक सामंत था ना, जिससे लड़ा था, तो पहले भी एरण पर अभिलेख उसका भी मिलता है। समुद्रगुप्त आया, उसने भी लिखवाया। आगे चल के इसी गुप्त वंश का एक शासक आता है आपका, जिसका नाम होता है भानुगुप्त। क्या नाम रहता है, भानुगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गुप्त शासक भानुगुप्त आता है, उसने भी इसी एरण नामक स्थान पर अभिलेख लिखवाया, जिसको हम एरण अभिलेख ही कहते हैं। और इस भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमको सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। गुप्त काल का ही शासक है, इसलिए यहीं पर देखना है। समुद्रगुप्त ने अलग लिखाया और इसने अलग लिखाया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमको कहां से मिलता है, मध्य प्रदेश के या कि भारत के दृष्टिकोण से ही पूछा जाता है, तो एरण अभिलेख जो कि सागर में है। क्लियर, क्या है सती प्रथा, तो सती प्रथा जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी अग्नि में जल जाती है। और ऐसा भानुगुप्त जो कि गुप्तकालीन एक शासक था, परवर्ती गुप्तकालीन मतलब बाद के कमजोर जो शासक होते हैं, उस काल में क्या हुआ, एक लड़ाई होती है, उसमें भानुगुप्त का एक सैनिक होता है गोपराज नाम का, उसका क्या हो जाता है, आपका मृत्यु हो जाती, तो उसकी पत्नी क्या है, जाकर चिता में बैठ जाती है। ये वर्णन उसमें लिखा हुआ है। तो इससे हमको क्या पता चला कि सती प्रथा उस टाइम तक आ गई थी, क्योंकि पहले सती प्रथा नहीं थी। आगे बात करें अगले अभिलेख की, दसपुर अभिलेख। दसपुर प्राचीन नाम है मंदसौर का, मतलब ये मंदसौर में हमको अभिलेख मिलता है। किसने यहाँ क्या लिखाया है, तो कुमार गुप्त, जिसका एक मंत्री था वत्स भट्टी। कुमार गुप्त जो कि आपके समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, समुद्रगुप्त उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद कौन शासक बनता है, कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त के काल का क्या है, आपका ये अभिलेख दसपुर मिलता है। इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी। श्रेणी मतलब एक संगठन होता है, यहाँ पर रेशम बुनकरों का एक संगठन होता था, उनके द्वारा कुछ दान पैसा दिया गया और उसके द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये एमपीपीएससी ने पूछ रखा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा तो आपको मिलेगा। क्लियर, एरण अभिलेख भी आ चुका है, एमपीपीएससी ने स्वयं पूछ रखा है। ठीक, आगे चलें, ये बातें हो गई। तुमैन अभिलेख, तुमैन कहाँ है, अशोकनगर में है। अभी पीछे भी हमने देखा है, अशोक के काल में तुमैन स्तूप हमको मिला था, यहाँ पर यह अभिलेख भी मिला है जो कि गुप्त काल का है, अशोकनगर में है। स्थिति तो आपको ज्ञात ही हो जाएगी, लेकिन यहाँ जानकारी क्या मिलती है, तो प्रश्न आपसे आएगा कि निम्नलिखित में से किस शासक को या कि किस अभिलेख में आपके गुप्त शासक को शरदकालीन सूर्य की भांति चमकता हुआ बताया गया है। शरदकालीन सूर्य का मतलब है कि बढ़िया बढ़िया प्रकाशमान जो कि नुकसान भी न पहुंचाए। ठीक, शरद ऋतु जो होती है। तो कुमारगुप्त जो शासक था, जो ऊपर उसका जो दसपुर अभिलेख था वही वाला कुमारगुप्त शासक था, उसको क्या कहा गया है, इसमें शरदकालीन सूर्य की भांति चमकता हुआ बताया गया है। क्लियर, तो शासक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किसको कहा गया है, किस अभिलेख में कहा गया है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक,
तो अगले अभिलेख की हम बात करें, और एक अभिलेख है सूपिया अभिलेख। सूपिया अभिलेख आपके रीवा में है, और ये किसके काल का है? तो कुमारगुप्त के बाद जो शासक बनता है स्कंदगुप्त बनता है, इसके काल का यह एक स्तंभ लेख है। ध्यान रखने वाली बात यह है, और इसमें हमको गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। मजेदार बात यह है कि इसमें गुप्त शासकों की वंशावली को कहा क्या गया है? घटोत्कच वंश कहा गया है, गुप्त वंश नहीं कहा गया है। गुप्त वंश तो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सूपिया अभिलेख में क्या कहा गया है? पूरी वंशावली कौन कौन से शासक थे वो मिलता है, और उसको जो गुप्त वंश का दूसरा शासक, श्रीगुप्त संस्थापक था, दूसरा शासक आता है घटोत्कच, तो घटोत्कच के नाम पर इस वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। ये महत्वपूर्ण आपके क्या थे? अभिलेख थे, और ये महत्वपूर्ण बातें थी, इनको आपको याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखना। इनको पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इनसे। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन मंदिर। जो गुप्तकाल के मंदिर हमारे मध्य प्रदेश से मिले हैं, कहाँ स्थित हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। पहले के मंदिर, उनमें जो आपके ऊपर छत है सामान्य वैसी ही डली होती थी। आपको इस तरह से तिकोना जो मिलता है, ये इस तरह के मंदिर हमको मिलते थे बस। ठीक, इसमें हमको ये जो मिलता है नागर शैली का उदाहरण, ये नहीं मिला करते थे। ठीक है, तो ये ऐसे गुप्त मंदिर थे। तिगवा नामक जगह है कटनी में, यहां पर एक विष्णु मंदिर हमको मिला है, तो तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में। भूमरा नामक स्थान है नागौद तहसील में सतना के, तो भूमरा में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। भूमरा का शिव मंदिर नागौद में। नागौद में एक और मतलब सतना में ही एक और शिव मंदिर मिलता है खोह नामक स्थान पर। खोह नामक स्थान है उचेहरा तहसील में। तो खोह का शिव मंदिर कहाँ है? उचेहरा सतना में। इसके अलावा नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये अजयगढ़ पन्ना में है। ये 4 मंदिर तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी याद हो जाए तो आप कर लेना। सांची का बौद्ध मंदिर याद ही हो जाएगा, गुप्त काल में ही बना था, ये रायसेन में है। और उदयगिरी अभी मैंने पीछे ही बताया है कि ये भी विदिशा में है, तो उदयगिरी का विष्णु मंदिर विदिशा में है, ये याद हो जाएगा। क्लियर? ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। तिगवा का विष्णु मंदिर कटनी में, आपके भूमरा का शिव मंदिर और खोह का शिव मंदिर दोनों ही सतना जिले में है, और एक नचना कुठार का पार्वती मंदिर है जो कि आपके अजयगढ़ पन्ना में है। क्लियर? बाकी याद हो जाएंगे। इस काल में हमको कुछ गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं, जैसे कि उदयगिरी की गुफाएं। इनकी ज्यादातर गुफाएं 20 गुफाएं हैं, इसमें से ज्यादातर गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई हैं, बाकियों का पता नहीं किस काल में है ना। कहाँ है ये उदयगिरी की गुफाएं? विदिशा में है। हम मध्य प्रदेश में गुफाएं अलग से हम टॉपिक कवर करेंगे, तो इनकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे, कितनी गुफाएं हैं, कितनी वर्तमान में बची हैं, कौन सी गुफा प्रसिद्ध है, कौन सी गुफा में क्या जानकारी मिलती है, सब पढ़ेंगे। पर वो जहां स्थान होगा सही स्थान, वहां पर पढ़ेंगे। बाघ की गुफाएं पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, धार में स्थित है। यहां से हमको मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले थे, वो आपको याद होगा यदि तो, है ना। आपके चलो छोड़ो वो बातें, है ना। बाघ की गुफाएं धार में है, अभी के लिए इतना याद रखिए। बाघ की गुफाओं को आराम से डिटेल से हम देखेंगे। बौद्ध चित्र यहां से खूब सारे मिले हैं, अजंता के समकक्ष गुफाएं मानी जाती हैं। ठीक, चलो तो हमने देखा यहां से अभिलेख क्या मिले हमारे एमपी से, फिर देखा हमने कि क्या अपने मंदिर मिल गए और कौन सी गुफाएं मिल गई। कुछ सिक्के मिले हैं, वो याद रखना है आपको। तो गुप्तकालीन सिक्के हमको सकोर से मिले हैं, दमोह, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पहला ही पॉइंट है, शेष पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। सकोर दमोह नामक स्थान से हमको 24 सिक्के मिले हैं गुप्तकाल के, ये इंपॉर्टेंट है। कांच नामक एक शासक के सिक्के हमको विदिशा नामक जिले से मिले हैं, और गुप्तकालीन बहुत सारे सिक्के हमको एरण से भी मिले हैं। क्लियर? इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर देना। चलो, तो ये कुछ बातें थी हमारे गुप्तकाल की। गुप्तकाल ही है, लेकिन ये बहुत छोटे वंश हैं और हमारे एमपी के वंश हैं। क्या है? जो आपको पीछे सारणी दिख रही होगी उसमें क्या लिखा है? बहुत छोटे छोटे स्थानीय स्तर के कुछ वंश हैं जो कहीं ना कहीं गुप्तों के ही अधीन थे। गुप्तोसीतर नहीं थे, वो गुप्तों के ही अधीन थे। एमपी में यही सिंपल प्रश्न आपसे आ सकता है कि ये जो राजवंश है या ये जो वंश है, ये मध्य प्रदेश में कहाँ शासन करता था, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। लेकिन मैंने जो इसमें शामिल किया है उसके संस्थापक की भी बात कर ली है, तो आप याद रख सकते हैं जितना याद हो जाए, है ना। एक संक्षिप्त सारणी है, देख लेते हैं। नागवंश, ये सब गुप्तों के ही शासनकाल के हैं, गुप्त काल के समकालीन थे ये एमपी में। उनको हराया भी देखो आपके समुद्रगुप्त ने। तो नागवंश कहाँ शासन करता था? विदिशा और ग्वालियर वाले क्षेत्र में। इसकी राजधानी विदिशा भी होती थी, बाद में पद्मावती नामक, जो कि आज डबरा में पवाया नाम से आपको मिल जाएगी,
यहां पर है, और इस वंश का संस्थापक था वृषनाथ नाम का व्यक्ति। मध्य प्रदेश में आभीर वंश कहां शासन करता था? तो निमाड़ और मालवा के कुछ क्षेत्र में, मेन निमाड़ है इसका आभीर वंश। इसकी राजधानी आप जान रहे हैं, निमाड़ का एक क्षेत्र है बुरहानपुर, ये हुआ करती थी। इस वंश का संस्थापक था ईश्वर सेन। याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, मैं रीड कर देता हूं आपके लिए। बोधि वंश, ये मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र में, यानी कि आज के महाकौशल क्षेत्र में, जबलपुर साइड में शासन करता था। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी। जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, कुल मिलाकर ऐसा कहिए। त्रिपुरी इनकी राजधानी थी और श्रीबोधि नाम का शासक जो है इसका संस्थापक था। मघराज वंश कहां शासन करता था? तो बघेलखंड रीजन में। बघेलखंड में उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ जो जगह है, वहां इनकी राजधानियां हुआ करती थी, जहां पर आगे बघेल वंश की भी राजधानी बनेगी, और भीमसेन इसका संस्थापक था। इसके बाद परिव्राजक वंश जो है ये बुंदेलखंड में शासन करते थे, नागौद और जसो साइड। एक्चुअली ये पश्चिमी सीमा है सतना जिले की। नागौद इनकी राजधानी हुआ करती थी, और देवादय नाम का व्यक्ति इस वंश का संस्थापक था। उच्च कल्प वंश जो है उचेहरा नामक स्थान पर शासन करता था। बहुत छोटे छोटे वंश हैं, ये एक तहसील स्तर पर शासन था। सोचो इनका, प्रदेश स्तर पर नहीं, तहसील स्तर पर, एक जिले की भी सीमा जो होती उतना बड़ा भी राज्य नहीं था, है ना। तो उच्च कल्प वंश उचेहरा में शासन करता था, उचेहरा इनकी राजधानी, और ओद्यदेव इस वंश का संस्थापक था। वंश कहां था? तो मालवा में था। दसपुर इसकी राजधानी थी। आदित्य वर्धन इस वंश का संस्थापक था। यह वंश एक और दृष्टिकोण से जाना जाता है। इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ था आपका यशोधर्मन नाम का। यशोधर्मन बहुत प्रतापी शासक था। इस काल में आपका एक आक्रांता आता है, हूण आक्रांता आने लगते हैं गुप्त काल के बाद, यानी गुप्तों के काल में, स्कंदगुप्त के शासन काल से। तो हूण आक्रमणकारी यहाँ पर एक मिहिर कुल आता है, बहुत बहुत लड़ने वाला व्यक्ति था, शक्तिशाली था। उसको हराने का मतलब भारत में कोई हराने वाला नहीं था उस व्यक्ति को। तो यशोधर्मन जो कि एक दसपुर में यानी मालवा वाले क्षेत्र में शासन करने वाला व्यक्ति था, उसने, और इस टाइम पर गुप्त भी चल रहे थे, तो गुप्तों के एक शासक ने मिलकर क्या किया था, आपके नरसिंह गुप्त बालादित्य उसका नाम था। नरसिंह गुप्त और यशोधर्मन ने मिलकर मिहिर कुल को वापस भेज दिया था, भगा दिया था, यहाँ से हरा दिया था। तो ये एक और नाम से प्रसिद्ध है आपका औलिकर वंश जो है, तो उसका एक शासक यशोधर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लेना, लिखा नहीं यहाँ पर। यहाँ से गुप्त काल समाप्त होता है, और यहाँ से आपके जो हिस्से थे लगभग छोटी मोटी घटनाओं के, शुरुआत की घटनाओं के, वो समाप्त होते हैं। अब हम जो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा आपका हम एक प्रकार से घटनाएं ही हैं, लेकिन हम उनको वंश के रूप में बांटेंगे। अपने सिलेबस में जैसा लिखा हुआ है प्रमुख राजवंश, तो उनको हम देखेंगे प्रमुख राजवंशों को। प्राचीन काल के कुछ राजवंश देखेंगे, मध्यकाल के कुछ राजवंश देखेंगे, और कुछ आधुनिक काल के। प्राचीन काल के जैसे चंदेल वंश, परमार वंश, उसके अलावा कलचुरी वंश। मध्यकाल के हम जैसे देखेंगे गोंड वंश, बघेल वंश, बुंदेला वंश, ये सब मेंस में भी हैं आपके। आधुनिक काल में हम होलकर वंश देखेंगे, सिंधिया देखेंगे, भोपाल रियासत देखेंगे, ये भी मेंस में है आपके। तो इन सबको समझने के लिए अगले क्लास का इंतजार कीजिए। यदि मेहनत मेरी पसंद आ रही हो, ये निचोड़ जो मैं दे पा रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, इसके लिए यदि पसंद आ रहा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा आप अपना और अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।